ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। डेवऑप्स का आज ओरिएंटेशन सेशन है। आज फर्स्ट तो आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दूंगा एंड देन आई विल लाइक कि आप लोग भी अपना शॉर्टली एक इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे बेशक चैट में दे दें, और अगर कोई वॉइस ओपन करके अनम्यूट करके जो है वो दे देगा तो भी गुड है। लेकिन आई आई वांट टू बिकम दिस सेशन के एक थोड़ा सा जो है ना ये इंटरेक्टिव सेशन हो। आप लोग खुद भी अपनी इनपुट्स दें, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करें, कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस करने वाली हो तो वो डिस्कस करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों एंड देन वी विल जंप इनटू द कोर्स प्रॉपरली। जो है वो हम लोग कोर्स को स्टार्ट कर सकें। AWS सॉरी डेवऑप्स का मैं जरा AWS भी पढ़ाता हूँ तो AWS में कंफ्यूज होते रहता है बार बार। एनीवेज मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। माय नेम इज उस्मान एंड आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ डेवऑप्स इंजीनियर। जो मेरा प्रॉपरली आईटी का एक्सपीरियंस है, तकरीबन मुझे 9 साल हो चुके हैं आईटी के अंदर। और एज अ वर्किंग आई वाज वर्किंग एज अ वॉइप इंजीनियर एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ डेवऑप्स इंजीनियर। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था अराउंड 3.5 और 4 इयर्स बैक। जो है वो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, एंड करंटली आई एम वर्किंग प्रॉपरली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ डेवऑप्स का, वो मैं थोड़ा सा एक शॉर्टली बता देता हूँ आपको, जस्ट एक मोटिवेट करने के लिए कि जो एक्सटेंसिवली AWS के ऊपर मेरा काम है, ज़्यादातर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज GCP पे भी मैंने काम किया है, Azure पे भी मैंने काम किया, बट जो इसको मैं कह सकता हूँ कि आई एम स्पेशलाइज्ड ऑन इट, तो वो AWS है कि जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिला है। और डेवऑप्स में जिन टूल्स के ऊपर मैंने काम किया, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज द लिनक्स, जिसको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो चीज़ है वो क्या नाम है, लिनक्स है। उसके अलावा लिनक्स के अलावा मैंने ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है डॉकर्स के ऊपर, मैंने काफ़ी काम किया है। जेंकिन्स CI के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, CD और CI दोनों के ऊपर। और उसके अलावा गिट हब के ऊपर काफ़ी काम किया है। टेराफॉर्म के लिए भी काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया, क्योंकि AWS के ऊपर जब आप ज़्यादा काम करते हैं, किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर के ऊपर ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, तो आपके पास जो है वो आजकल की जो डिमांड है मार्केट की, वो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कोई भी सर्विस को यूज़ करने के लिए कंपनीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए मैं जो है वो टेराफॉर्म को पे ज़्यादा काम किया हुआ है, और उसी पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यूबरनेटिस के ऊपर काफ़ी अभी रिसेंट ईयर में भी, तकरीबन कह सकते हैं 1 ईयर के अंदर ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने का मौका मिला है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने माइग्रेट की हैं फ्रॉम दी मोनोलिथिक, कह सकते हैं सर्विसेज को भी मूव किया है, और माइक्रो सर्विसेज को भी मूव किया हुआ है हम लोगों ने क्यूबरनेटिस के ऊपर। आज का जो सेशन है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन तभी होगा कि अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करें, क्वेश्चन आंसर्स भी करें। क्वेश्चंस जो है वो मेरे साथ शेयर करते रहें, चैट के ऊपर शेयर करते हैं, तो भी गुड है, मैं उधर से पढ़ के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं, आज कन्फ्यूजन्स दूर करनी है, और कन्फ्यूजन्स दूर करके ही फिर ऑब्वियसली हम आगे चल सकेंगे कोर्स के अंदर। मैं जो स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा डेवऑप्स का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी टूल्स, स्पेसिफिकली टूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या होगी, और फिर हम बाकी चीज़ों को कैसे देखेंगे। अच्छा, जिन कंपनीज के साथ मैंने बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, उसमें मैंने आईबेक्स के साथ काम किया हुआ है, अफिनिटी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। उसके अलावा एट द मोमेंट जो है वो मैं क्या नाम है, डिफरेंट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जिनमें टेनपल्स है कंपनी, उसके साथ मैं उनको भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और काफ़ी उनके साथ एक्सटेंसिवली काम कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी गुड कंपनी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन क्लाइंट्स के साथ मैं यूके की कंपनीज एक दो, उनके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, जिनको मैं एक का अपने पूरा आर्किटेक्चर और सर्विसेज जो है वो माइग्रेट की थी, और एक को मैं रेगुलरली जो है वो डेवऑप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये इनमें ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो डेवऑप्स की यही कॉमन सर्विसेज है, जो कि मैंने अपने कोर्स में भी इंक्लूड की हैं, और ये इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करने का भी मेनली रीज़न यही था। तो आप लोग भी बस एक, जिस तरह विजिशान ने चैट के ऊपर अपना एक सिर्फ नाम बताया, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपना नाम, अपना क्या नाम है, कि आप लोग किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। और आप लोगों की जो है, मैं एक क्वेश्चन ज़रूर चाहूँगा, तैयब आप काइंडली इसमें चैट में मेंशन कर दो कि जो जितने भी 8 टूल्स हैं जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर,
लिनक्स, डॉकर, गिट एंड गिटहब, जेंकिंस, एंसिबल, क्यूबरनेटिस एंड टेराफॉर्म, इनको लिख के आउट ऑफ 10 या हाँ आउट ऑफ 10 अपने आप को अपने रेट करना है। ये इसलिए मैं रेट करवाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपनी ऑडियंस का आइडिया हो जाए कि आप लोग किस लेवल पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है इन टूल्स के ऊपर, और फिर मुझे ऑब्वियसली उस तरह की ऑडियंस को उस तरह से लेके चलना जरा इजी हो जाएगा। आप ये सिर्फ मेंशन कर दें कि आप लोगों का आउट ऑफ 10 इन सारे टूल्स में कितना नॉलेज है। अगर जीरो भी होगा तो ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज दिस इज द कोर्स, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमें यहाँ से लेके आगे जाना है। तो इसीलिए इसलिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है किसी का अगर इन सारी सर्विसेज में कोई अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं भी है, सो नो वरीज। इसलिए तो अच्छा, जो हमारा कोर्स का एक प्रॉपर वे है, उसके उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक शॉर्टली डेवऑप्स का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें मैं आपसे चैट में मांग रहा हूँ आप लोग उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करो, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और ज़्यादा बेटर होगा। तैयब, ज़्यादा बेटर ये होगा कि अगर आप इनको एक छोटा सा ना वो बना के दे दो कि अपने एक्सपीरियंसेस लिनक्स, डॉक्टर, आउट ऑफ 10 उनको लिख दो। एक ने 20 से, साथ आपने 20 से भी दिया हुआ है, सो दिस इज कंफ्यूजिंग, तो 10 में से दोगे तो जरा ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आप लोग जितने में ये चीजें शेयर कर रहे हो, आई विल स्टार्ट द टॉपिक कि हम लोग जो कोर्स कंटेंट है उसको किस तरह से लेके चलेंगे, और डेवऑप्स सर्विसेज क्या हैं वो मैं उनको डिस्कस करता हूँ। ओके, डेवऑप्स DevOps is the strategy जो कि कंपनीज ने अडॉप्ट किया in a recent years to automate their infrastructure, to work on a infrastructure, और अपनी तमाम जो है वो सर्विसेज को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटेड वे में लाइव करना, प्रॉपर तरीके से उनको यानी उनकी मॉनिटरिंग भी करना, उनको लाइव भी करना, और उसके लिए किसी पर्सन की डिपेंडेंसीज जो है वो कम से कम हो। लाइक के डेवलपर्स, अगर मैं प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करूं तो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ भी बिलोंग करता रहा हूं, मैंने खुद डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन आई नो द वे हाउ दे आर डेवलपिंग द एप्लीकेशंस। उसके अंदर मोस्टली उनका ये प्रोसेस होता है कि मोस्टली डेवलपर्स अपने लोकल मशीन्स के ऊपर, लोकल लैपटॉप्स के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर समवन कि वही उनकी एप्लीकेशन लाइव हो जाए। भाई लाइव तो हो जाएगी, लेकिन अब बात यह है कि उसके लिए बहुत सारी, अगर मैं किसी भी एक, चले मैं छोटी सी एप्लीकेशन का जिक्र करता हूँ, कि अगर मैं पीएचपी के जिक्र कर लेता हूँ, एक वर्डप्रेस की सिंपल एप्लीकेशन, या मैं एक वेबसाइट की बात करता हूँ, कि अगर मुझे उसको लाइव करना है तो उसमें से किस किस प्रोसेस से गुजर के ही मैं किसी एप्लीकेशन को लाइव कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वर्डप्रेस एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट, एक टूल है, एक सर्विस है जिसको हम यूज करते हैं टू टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस सर्वर की जरूरत है, यानी डेटाबेस की जरूरत है, हमें किसी वेब सर्वर की या वेब एप्लीकेशन की टूल की जरूरत है, हमें जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम लोग के पास वेब भी अवेलेबल हो और डेटाबेस भी अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लिनक्स मशीन पकड़ेंगे, लिनक्स मशीन को पकड़ के उसके ऊपर हम लोग अपाची इंस्टॉल करेंगे या इंजनेक्स इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर माई इंस्टॉल करेंगे, माई से हमारी डेटाबेस रेडी होगी, और फिर हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस के बाद लाइव करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि डेवलपर फॉलो करता है। आप लोगों ने जैम्स का सुना होगा, कुछ डेवलपर्स लोकल इन्वायरमेंट बनाने के लिए जैम को यूज करते हैं, वैम्प भी एक यूज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन टूल्स हैं जिनको यूज करके जो है वो डेवलपर्स जो है वो अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि अपने कोड को लिखते हैं, साथ साथ उसका व्यू जो है वो वेब ब्राउजर के ऊपर चेक कर लेते हैं। अगर हमें यही सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना हो ऑन ऑन अ क्लाउड और एनी ऑन प्रेमिसेस, किसी के ऊपर फॉलो करना है, तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? तो उसको फॉलो करने के लिए जो हमारे पास स्टेप्स हैं, उसके लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमें एक वेब सर्वर, एक सर्वर चाहिए होगा जिसके ऊपर हम अपाची इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे और सारा प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद फिर जब एक एक इन्वायरमेंट बन गया तो आप लोगों को इस चीज का तो आइडिया होगा कि जो डिप्लॉयमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट हो रही होती है किसी भी एप्लीकेशन की, वो एक एक वन टाइम एफर्ट नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट है जिसमें नए फीचर्स आते रहते हैं, नए फीचर्स लाइव होते रहते हैं, एप्लीकेशंस लाइव होती रहती हैं। तो जब हमारी एप्लीकेशंस लाइव हो रही होती हैं तो इसका मतलब है कि आप उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें कि डेवलपर अपने लैपटॉप से एक चेंज या एक कोड
जो है वो लाइव करे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली लाइव हो जाए। आपकी एप्लीकेशन जो है वो चेंज जो है उसका इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या आपकी जहां पर भी आपने उसका रिजल्ट व्यू करना है वहां पर आपके पास वो नजर आए। तो इस सारे प्रोसेस को भी मैनेज करने के लिए हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। कंपनीज का मेन पर्पस ये होता है कि हम सब इस पूरे साइकिल को, जिसको हम एप्लीकेशन साइकिल कहते हैं, उस सारे साइकिल को जो है वो ऑटोमेट करें। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको इसका छोटा सा एक्सपीरियंस या चीज शेयर करता हूँ कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट करके ये चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो। और वो लाइव होने का तरीका ये हो सकता है कि या तो वो चाहते हैं कि डेव एनवायरनमेंट में लाइव हो जाए या किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाइव हो जाए। तो उस सारे एनवायरनमेंट के सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करना कि भाई डेवलपर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो तमाम जो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, उसको ऑटोमेट किया जाए और वो प्रॉपर तरीके से लाइव किया जा सके। मैं मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक फिजिकल एग्जांपल से भी इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। मेरे पास ना मेरे लैपटॉप में मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे कोड पड़े हुए, मैं उनमें से एक कोड को सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पर दिखाऊंगा, चाहे समझ आए ना आए अभी उस चीज की, लेकिन एक प्रोसेस समझाने के लिए मैं उसको सिर्फ ओपन करूंगा। मेरे पास यहाँ पर जस्ट 1 मिनट में ओपन कर लूँ कोड। ये मेरे पास ना एक एक जो है वो कोड पड़ा हुआ है, किसी भी एप्लीकेशन का ना कोड पड़ा हुआ है। ये ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये डेवलपर ने बना के मुझे दे दिया। अब डेवलपर ने बना के मुझे दे दिया, अगर मुझे इसको लाइव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एक रिपोजिटरी है एक्चुअली में, दिस इज द रिपोजिटरी, एक एक बैश की रिपोजिटरी है जो कि गिट की रिपोजिटरी कहते हैं। अब मैंने गिट की रिपोजिटरी को क्लोन किया हुआ अपने पास, मेरे पास ये रिपोजिटरी क्लोन्ड है। अगर मैंने ये, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, समझ ना आए तो मैं इसकी एक दो और एग्जांपल भी दे दूंगा, बट इससे भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मुझे डेवलपर ने ये कोड ला के दे दिया, मैंने उसको अपने लैपटॉप में यहाँ पर जो है वो उसकी रिपोजिटरी क्लोन कर ली। अच्छा, रिपोजिटरी की भी समझ ना आए तो ऑब्वियसली आई एम देयर, आई एम अवेलेबल कि मैं आपको रिपोजिटरी भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर पार्ट है कि गिट कैसे यूज होता है, गिट हब कैसे यूज होता है, गिट हब पे रिपोजिटरीज कैसे बनती है, ब्रांचेस कैसे बनती है। दिस इज इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको डेवऑप्स की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एक शॉर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि डेवलपर ने मुझे कोड प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे इस कोड को जो है वो प्रॉपर तरीके से लाइव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। मैंने उसको लाइव करना है तो मेरे पास ये रिपोजिटरी पड़ी हुई है, मेरे पास गिट अटैच है, गिट की रिपोजिटरी। अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांचेस भी करता हूँ तो मेरे पास सारी ब्रांचेस भी आ जाएंगी। अभी तो 2 आ रही है, अदरवाइज तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मुझे अपने कोड में कुछ चेंज करना है, मैं यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करूंगा, मैं अभी विजुअल स्टूडियो में दिखा देता हूँ, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह, विजुअल स्टूडियो भी अटैच करेंगे, विजुअल स्टूडियो में भी काम करेंगे हमने। लेकिन इस कोर्स में डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओपन हुआ था, ये वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे अभी नजर आएगा आपको, अभी लोड हो रही है। यहाँ पर मेरी ब्रांच का नाम नजर आएगा आपको, जो ये ब्रांच का नाम यहाँ पर आ रहा था ना, ये ब्रांच का नाम था, यहाँ पर अभी आ जाएगा, लोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ये हो गया 1088। अब मेरे पास ये पूरी डेवलपमेंट की पड़ी हुई है, कोड पड़ा हुआ है, मैंने इस कोड को लाइव करना है। हमारा काम कोड से नहीं होता, हमारा जब हम लोग इस कोर्स के बाद आपको की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें ये जेंकिंस फाइल यहाँ पर पड़ी होगी, ये जेंकिंस फाइल कैसे लिखनी है, इस जेंकिंस फाइल के थ्रू हमें डिप्लॉयमेंट्स कैसे करनी है, हमें चेंजेस कैसे करनी है, और वो चेंजेस हमारी लाइव कैसे होंगी। तो ये मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज दिखाई। देखो मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। मेरा कंसर्न इस पूरे डिपॉजिटरी के अंदर किसी भी कोड की डायरेक्टरी या किसी भी फाइल से कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न सिर्फ मेरी जेंकिंस फाइल से है। ये जेंकिंस फाइल के बारे में शॉर्टली बता देता हूँ। जेंकिंस फाइल, जेंकिंस की एक समझ लें कि लैंग्वेज है जिसका नाम है ग्रूवी, और इसके अंदर लिखी जाती है, और इसके अंदर लिखे हुए कोड को हम ऑटोमेट करते हैं कि भाई हमें किस तरह से अपना जो है वो कोड लाइव करना है। अगर मैं इसकी स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करूँ, देखिए ये टेस्ट स्टेज है कि हमें टेस्टिंग कैसे करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की स्टेज दिखाऊँ तो डिप्लॉयमेंट कैसे होनी है। आप लोग इंशाल्लाह, यकीन है मेरा कि मैं आपको बहुत स्क्रैच से सब कुछ बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा अभी इस पूरे कोर्स के अंदर। जब हम जेंकिंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये स्टेजेस लिखते कैसे हैं, और इन स्टेजेस के बाद हम लोग इसको लाइव कैसे करते हैं। अब डेवलपर को जब मैंने ये रिपोजिटरी के अंदर अपनी जेंकिंस फाइल दूंगा, उसने सिर्फ अपने कोड को अपडेट करने के बाद
उसने अपने कोड को अपडेट करने के बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गेट स्टेटस, गेट ऐड, मैं भी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने कुछ कल काम करा था, ये मेरा अपना टास्क है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, मैंने कुछ चेंजेस किए, ये चेंजेस वो सिर्फ पुश करेगा, यानी कि गेट पुश की कमांड से वो अपनी चेंजेस पुश करेगा। और जैसे ही वो पुश करता है, मैं आपको जेंकिंस की वो पाइपलाइन भी दिखा देता हूँ कि जिसमें ये चेंजेस जाती हैं, ताकि आप लोग को ये अब बेशक समझ ना आए, मैं ये सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि आप लोगों को, हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे इस इतने कैपेबल होंगे कि हमें ये पता होगा कि भाई ये चेंजेस कैसे बन रही हैं, आपकी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे हो रही हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कॉन्फिडेंशियल ये कि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा डेटा वो है जो कि मैं आमतौर पे शो नहीं करता, क्योंकि वो क्लाइंट का डेटा है, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने एक रेफरेंस लिया है। तो प्लीज इस पे लिंक्स के ऊपर, जॉब्स के ऊपर और कोड के ऊपर कोई मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज द कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ माय क्लाइंट। तो ये वो चीज़ है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जेंकिंस पाइपलाइन, जिसके ऊपर जैसे वो यहाँ से मैं अपना कोड पुश करूंगा ना, इमीडिएटली वो पाइपलाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं करके दिखा रहा, बट इंशाल्लाह कोर्स के अंदर वो चीज़ इंक्लूडेड होगी, आप लोग देखोगे भी। और वो चेंज यहाँ पर आएगा, अगर वो बिल्ड पास हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं पास होगी तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है कि ये बिल्ड फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई ये भी मैं नहीं अभी इसमें जा रहा ज़्यादा डेप्थ में, लेकिन ये अबॉर्ट कर दी थी, यानी कि मैंने इसको खुद से रोक दिया था किसी वजह से। बाकी अगर वो सक्सेसफुल होगी तो वो तमाम स्टेजेस से आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो चली, तमाम काम उसने परफॉर्म किया और वो एंड पे सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी आ रही हैं, थैंक यू समथिंग, जो भी मैसेज हमने इसमें प्रिंट किए हुए हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जांपल कि हम लोगों ने जो मैंने पूरा इन्वायरमेंट, या हम डेवऑप्स पर्सन जो एक इन्वायरमेंट डेवलपर्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने लैपटॉप से एक सिंपल चेंज पुश करे और ऑटोमेटिकली वो चेंज डिफरेंट टेस्ट से गुजरता हुआ वो इम्प्लीमेंट हो जाए ऑन अ सर्वर, ऑन अ मशीन जहां पर वो डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको जेंकिंस दिखाया था ये डेव एनवायरनमेंट था। अगर हम स्टेजिंग की बात करें तो स्टेजिंग पे जाके क्या चेंजेस होंगी वो भी हम लोग देखते हैं आमतौर पे, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोग के शॉर्टली मैसेजेस देखे हैं। हम, मुझे अभी तक ये आइडिया हुआ कि मैक्सिमम हमारे इस आप लोगों में से ऑडियंस में, मेरी ऑडियंस में ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मैं खुद आईटी से ही बिलोंग करता रहा हूँ। मैंने 5 साल आईटी में लगा के उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था डेवऑप्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस बहुत अच्छा टाइम था जब मैंने किया था, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, मेरे थ्रू करते हो या किसी के थ्रू भी करते हो, बट ये याद रखना दिस इज द गुड टाइम, दिस इज द पे बैक, कि आपको पे बैक बहुत जल्दी होगा। लेकिन लर्निंग जरूर करनी है, और लर्निंग का सारा पैटर्न भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपना टाइम डिवाइड करना है, अपनी जॉब के साथ साथ लर्निंग करके कैसे करनी है। अच्छा, डेवऑप्स के बारे में मैंने आपको बताया। डेवऑप्स एक समझ लें कि एक एनवायरनमेंट है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स को, ताकि उनको ऑपरेशंस के इश्यूज ना आ सके, और ऑपरेशंस डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवऑप्स पर्सन की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की भी होती है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी ऑब्वियसली ऑपरेशंस की भी होती है कि भाई अगर एक एप्लीकेशन डेवलप हो गई है, नाउ हाउ वी कैन लाइव, हम इसको कैसे लाइव कर सकते हैं और कैसे लेके चल सकते हैं, और कैसे जो है उस एनवायरनमेंट को, मैं स्टेजेस जो सारी उसके एनवायरनमेंट्स की आमतौर पे जो, क्योंकि डेवऑप्स के बारे में बात याद रखना कि डेवऑप्स ज्यादातर 90% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं हमने उनकी ऑटोमेशन करनी है। आईटी के अंदर भी यूज होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आईटी के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आईटी की बात की जाए, कि अगर कोई आईटी कंपनी है, और मैं वॉइप की एग्जांपल ले लेता हूँ, वॉइस ओवर आईपी की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वॉइस ओवर आईपी के अंदर भी कुछ एप्लीकेशन, ओपन सोर्स एप्लीकेशन अगर बहुत सी कंपनीज यूज कर रही हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट्स कैसे हो रही हैं, उनकी चेंजेस सर्वर पे कैसे जाती हैं, उनकी जो वॉइस वॉइस के डायल प्लान होते हैं, उनकी एक्सटेंशन की कन्फिग्रेशन होती हैं, तो वो सारी कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यही टूल्स यूज होते हैं, जो टूल्स इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। गेट एंड गिटहब इज द मोस्ट एग्जांपल। मैं गिटहब का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर मैं ये कह सकता हूँ कि कोड रिपोजिटरी की बात कर सकता हूँ। कोड रिपोजिटरी का मतलब ये है कि जहां पर हम कोड रखते हैं, मैं भी सारी टूल्स की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा तो उसमें भी समझ आ जाएगी। आमतौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो एनवायरमेंट्स यूज होते हैं, या एनवायरमेंट्स लोग कंपनीज फॉलो करती हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक को हम डेव एनवायरमेंट कहते हैं, एक को हम स्टेजिंग एनवायरमेंट कहते हैं, और एक को हम प्रोडक्शन एनवायरमेंट कहते हैं।
जरूरी हरगिज नहीं है कि यही इन्वायरमेंट्स हो। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने प्री डेव, प्री स्टेजिंग, प्री prod और पता नहीं कौन कौन से मजीद भी इन्वायरमेंट्स रखे होते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इसको अगर मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूं तो क्या इनका मतलब है, डेव इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहां पर डेवलपर्स अपनी मर्जी की चेंजेस, यानी कि उसको समझ लेके क्लोज टू लोकल इन्वायरमेंट। क्लोज टू लोकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि ऐसा इन्वायरमेंट के अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई आपने एक अपने लैपटॉप में विजुअल क्या नाम है VMware सेटअप करनी है, आपने VMware सेटअप करने के बाद अपना एक कोड डेवलपमेंट करनी है, तो आप अपने लैपटॉप पे VMware सेटअप करेंगे या कोई 2-3 टूल्स सेटअप करने के बाद विजुअल स्टूडियो सेटअप करेंगे, कोडिंग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट लिखेंगे, उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, तो ये एक लोकल एनवायरनमेंट होता है। तो डेव एनवायरनमेंट भी क्लोज टू लोकल एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर डेवलपर्स को हम वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि यार आप जो है वो डिप्लॉयमेंट करो, और आपकी वो डिप्लॉयमेंट आपको ऐसे ही नजर आएगी जैसे तकरीबन प्रोड के ऊपर नजर आती है। तो वो एक लोकल हम लोग डेव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर रेगुलरली चेंजेस हो भी सकती हैं, चेंजेस रिवर्ट भी हो सकती हैं, चेंजेस रोल बैक भी हो सकती हैं, अपडेट भी हो सकती हैं, तो ये सब कुछ आपको डेव के अंदर मिल जाता है। स्टेजिंग और प्रॉड में क्या सिमिलैरिटी है, एक बात याद रखना कि इसको हम कहते हैं कॉपी ऑफ द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ये आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की एक कॉपी होती है, रेप्लिका होता है इसको हम, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि ये एक रेप्लिका होता है। रेप्लिका का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन नहीं है लेकिन उसकी डिटो कॉपी है। कि अगर आपने कोई चेंज यहाँ पर अपना प्रोड में लेके जाना है, उससे पहले आपको पूरा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट एक बना हुआ मिलेगा, जिसमें गलती हो गई तो वो टॉलरेबल है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये प्रोडक्शन ही, आपकी एप्लीकेशन ये प्रोडक्शन ही की है, लेकिन यहाँ पर कोई गलती हो गई तो वो फिर भी बचत हो जाएगी। बट जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है इसको हम लाइव एनवायरनमेंट कहते हैं, यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए हम इतने एनवायरनमेंट्स बनाते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन में जाने से पहले, प्रोडक्शन तक जाने से पहले हमारे पास इतना टाइम या इतनी स्पेस हो कि हम अपनी गलतियों को यहीं पर फिक्स कर लें। बट दिस इज नॉट द प्लेस के जहां पर मिस्टेक्स हो। लेकिन एक बात याद रखना कि हर इंडस्ट्री के अंदर, आईटी के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जीरो डाउन टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी अभी तक ये दावा नहीं करती कि भाई हम लोग, AWS इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट है, क्लाउड है, लेकिन वो भी ये दावा नहीं करता कि भाई जीरो डाउन टाइम है हमारा। क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो डिजास्टर्स कुछ हो सकते हैं जो कि आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर या आपकी जो है वो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे वो चीजें होती हैं जो कि आपको आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो उससे आपके हो सकता है डाउन टाइम आ सकता है। बट हमें क्या करना होता है कि हमें हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम मिनिमम डाउन टाइम के ऊपर आ जाए। मैं अभी की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग की अभी ये कॉल स्टार्ट होने से पहले, इस सेशन से पहले, मेरा एक क्लाइंट है जिसका डाउन टाइम नहीं, आमतौर पे नहीं आता, लेकिन उसका तकरीबन कोई 2 घंटे का डाउन टाइम, अभी थोड़ी देर पहले आपकी कॉल से पहले मैंने एक इशू फिक्स किया है, उसका 2 घंटे का डाउन टाइम आया है। आमतौर पे उसका तकरीबन पिछले 6-8 महीने से डाउन नहीं हुई थी एप्लीकेशन, बट बाई चांस उसकी, और वो सिर्फ हुई थी ड्यू टू डेटाबेस का कुछ क्रैश कर गई थी डेटाबेस, जिसकी वजह से जो है वो एक छोटा सा डाउन टाइम आया। मैंने उसको जल्दी से उसका बैकअप और उसका सारा सारा कुछ वापस लेके आके उसको लाइव किया, एंड देन दे आर लाइव नाउ। बट फिर भी 2 घंटे का डाउन टाइम आया, जो कि किसी भी, अगर वो उनके बकौल, उस क्लाइंट के बकौल के उनका आम तौर पे जब भी कभी मिनिमम भी डाउन टाइम आया वो 1-2 दिन का आया है। लेकिन अगर उनका अब इस टाइम 2 आवर्स का डाउन टाइम आ रहा है तो वो इस पे बहुत खुश है। और ये, और कंपनीज के लिए 2 घंटे ये बड़े नॉर्मल होते हैं। डेटाबेस लेवल के ऊपर डेटाबेस के डंप्स देना और उसके रिस्टोर करना, ये यही काम आपके 4-4, 5-5 घंटे ले जाते हैं। बट अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है तो आप उसको मिनिमम कर सकते हो। तो हमारा काम क्या है कि हमने अपने डाउन टाइम को अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम करना है। दिस इज द मेन की जो कि हमें फॉलो करनी है। तो ये सब कुछ एक छोटा सा मैंने डेवऑप्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में दूंगा, आगे भी लेके जाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आऊंगा। लेकिन मैं अभी सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने जो कवर करना था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया।
डॉकर से रिलेटेड अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, डॉकर क्या टूल है, डॉकर कैसे यूज होता है, इसका मेन आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। बट आई थिंक डॉकर से पहले हम लिनक्स में आपको दूंगा, क्योंकि लिनक्स मेजर चीज है। और मैंने अभी आप लोग के जो चैट में अभी तक जिसने अभी तक अभी अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया चैट में, तो प्लीज वो भी दे दे, ताकि मैं एक दफा गो थ्रू करूंगा और मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो किस टूल में एक्सपर्ट है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। लिनक्स का इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैं डॉकर के ऊपर आऊंगा, डॉकर के बाद फिर मैं आपको उसकी कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस करूंगा। फिर मैं जेंकिंस है, दिस इज द जेंकिंस लोगो जिस जो कि जेंकिंस का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, एंसिबल का दूंगा, टेराफॉर्म का दूंगा, क्यूबरनेटिस का, लिनक्स और क्यूबरनेटिस ये सारे मैं आपको इस पे दूंगा इंट्रोडक्शन। और गिट एंड गिटहब भी आएगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग मैं आप लोग को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप लोग जब कल प्रॉपर तरीके से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ आएंगे हम लोग, तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो एट लीस्ट बेसिक लेवल। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करोगे और देन वी विल मूव ऑन। अच्छा, मुझे एक दफा सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आप लोग की चैट को जरा रिव्यू करना चाहता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस पर्सन की किस में एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, और किन किन टूल्स पे काम किया हुआ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बल्कि ऐसा करते हैं, आप लोगों को मैं बोर नहीं करता, मैं चैट यहीं पर ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, लेकिन आप लोग के क्वेश्चन यहीं पर देखता हूँ, साथ साथ जो है ना वो बताता भी जाऊंगा। अच्छा, मुदस्सिर ने दिया हुआ है नेटवर्क्स में माशाल्लाह अफिनिटी में काम करें, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी पाकिस्तान की है, ज़बरदस्त है। अच्छा, आईटी आईटी से वो भी नेटवर्क्स में, ये भी आईटी है, और आईटी का अच्छा मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आप लोग मूव होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी आईटी के अंदर आती है, लिनक्स की काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे एक्सपर्ट माशाल्लाह, और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितनी एक बात याद रखें, जितनी आपकी लिनक्स स्ट्रॉन्ग होगी उतने अच्छे तरीके से आप डेवऑप्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन लिनक्स का जो बेसिक पार्ट है, मैं आप लोग को वो भी बता दूं कि लिनक्स का बेसिक पार्ट हम कवर करेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली मुझे वो कवर करवाना है, क्योंकि कोई जिसकी नई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिक्स ऑडियंस है, किसी का जीरो नॉलेज होगा, किसी का ज्यादा नॉलेज होगा, तो मुझे सबको लेके चलना है, इसलिए मैं लिनक्स की बेसिक्स भी कवर करवाऊंगा। शायद मैं एलएससी कमांड भी कवर कराऊँ, सॉरी टू से, बट दिस इज द कोर्स के जो कि बहुत बिगनिंग से स्टार्ट होगा, और ऑब्वियसली हम लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे, बट क्योंकि बेस जो है इस पूरे कोर्स की वो लिनक्स है, तो लिनक्स पे मुझे बहुत यानी कि एक बेसिक लेवल का टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की एक्सपर्टीज है और आप लोग को लगता है यार ये पार्ट स्किप किया जा सकता है, तो आप लोग बेशक अगले पार्ट से यानी कि डॉकर से ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, लेकिन ये कि मुझे लिनक्स 2-3 क्लासेस जो है वो लिनक्स पे स्पेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, डॉकर 0 है, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल। और ये बात याद रखें, डॉकर हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, क्योंकि मेरा पर्सनल ख्याल ये कि डॉकर जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छे तरीके से आप लोग क्यूबरनेटिस को कवर कर सकते हैं। तो डॉकर बहुत ज्यादा इसमें कवर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली। अच्छा, सॉरी, लिनक्स और डॉकर में भी है, इंटेंसिबल में भी है, परफेक्ट है। तैयब, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम एंसिबल भी करेंगे इंशाल्लाह, टेराफॉर्म भी करेंगे, और इसमें जो मिसिंग है गिट और गिटहब भी करेंगे, तो आपके जो मिसिंग पार्ट है वो कवर होंगे, और इंशाल्लाह आपका कम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, एंड देन यू कैन ईजिली अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। और इंटरव्यूज के लिए भी भाइयों आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करते रहना, मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, और हम जो इंटरेस्टेड होगा तो हम इस कोर्स के एंड पे एक इंटरव्यू का ये सेशंस भी रख सकते हैं आप लोगों के साथ। हर किसी के साथ मैं 5-5, 10-10 मिनट का प्राइवेट सेशन करूंगा कि आप लोग के इंटरव्यूज मैं लूंगा, और क्योंकि मैं रेगुलरली बड़ी कंपनीज के लिए इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए लूंगा आप लोगों के, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आप लोग को कितनी चीजें पता है, और मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को किन जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे इंटरव्यूज भी लूंगा आप लोगों के, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जिन कंपनीज के साथ मेरी अटैचमेंट है मैं उनको रेफर भी करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जॉब देने वाली जात खुदा की है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सो दिस इज द थिंग कि मैं कोई ये कहूँगा 100%, वो कई जगह कोर्सेज में लिखा होता है कि 100% जॉब गारंटी, आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग, गारंटी से खुदा ही देता है, तो वही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एनीवेज, वही वही तो मैं जानता हूँ, ये भी माशाल्लाह ई टेलीकॉड में काम कर रहे हैं, आईबेक्स और टीआरजी का ही ये पार्ट रहा है, तो आई नो दैट। अच्छा, नेटवर्क्स, अच्छा मुझे अभी तक सारे नेटवर्क्स और आईटी से ही लगे हैं, नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये डेवलपर है, दिस इज द थिंग के जो कि भी अच्छी है, बिकॉज जो डेवलपमेंट साइड है उनकी भी जरूरत है, कंपनीज की आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है,
कि वो उनको डॉकर की बहुत ज्यादा मैंने देखा है, क्योंकि मैं जिन डेवलपर से काम करता हूँ उनको डॉकर फाइल लिखने के लिए दे देते हैं कि भाई आप पूरी लिख, क्योंकि डॉकर फाइल जितनी अच्छी डेवलपर लिख सकता है उतना अच्छा कोई नहीं लिख सकता, बट लिखते डेवऑप्स वाले ही हैं। लेकिन ये कि अब कंपनीज फॉलो कर रही है इस चीज़ को। और बाकी ये कि ये भी सॉफ्टवेयर से है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं। सो 90% अभी तक जो मुझे तक आप लोगों का फीडबैक मिला उसमें यही है कि 90-95 तक के आईटी से बिलोंग करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। तो लिनक्स आपकी अच्छी है, और तो इसीलिए अब आप स्टार्ट करते हैं। मैं लिनक्स से स्टार्ट करता हूँ। लिनक्स की स्लाइड शायद नीचे होगी, लेकिन मैं फर्स्ट उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं लिनक्स का आप लोगों को कोर्स आउटलाइन दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को अब वो पार्ट आता है तो ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं लिनक्स से स्टार्ट ही करूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, किसी का कोई अभी तक के से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, मुझे इंटरप्ट कर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड है तो, अगर इससे रिलेट नहीं करता तो फिर एंड तक का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लिनक्स से। ओ, ओके। लिनक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर ये लिनक्स के ज्यादातर दुनिया में कहते हैं, जो अगर मैं गूगल के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली भी कहूँ तो दुनिया की तकरीबन 70-75% मार्केट के अंदर जो जो सर्वर्स लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो लिनक्स यूज हो रहा है। और इसकी मेन रीजन, ज्यादातर रीजन ये है कि ये ओपन सोर्स है, और कुछ एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो लाइसेंस बेस्ड लिनक्स के फ्लेवर्स हैं वो भी अवेलेबल है, रेड हैट है और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन ये कि ज्यादातर कंपनीज लिनक्स के ऊपर इसीलिए जाती हैं क्योंकि लिनक्स इज दी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूजेबल ज्यादा है, फ्रेंडली है, इसको मैनेज करना आसान है, और इस पर कन्फिग्रेशन लेवल के ऊपर काम करना और स्पीड ज्यादा बेटर है। द मेन थिंग इज दैट कि आपको इस तरह से मिल जाती है। आमतौर पे जो फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं मार्केट में लिनक्स के, उनके अंदर रेड हैट मैंने आपको भी नाम लिया था, सूजी का नाम है, डेबियन है, फिडोरा है, सेंटोस है, जुबंटू है। ये वो सारे हैं। और अब AWS के या GCP ने अपना तो नहीं है, लेकिन अज्योर के पास है कि उन्होंने अपने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं। AWS का अपना लिनक्स का जो फ्लेवर है वो है Amazon Linux 2 AMI है, वो उसकी मशीन इमेज है जो कि अवेलेबल होती है AWS के ऊपर। तो वो भी समझ लें कि बिल्कुल सेम टू सेम सेंटोस की तरह ही काम करता है, तो आपको वहां पर भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है यूबंटू के साथ, सेंटोस के साथ, तो आप लोग किसी भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्या नाम है, फ्लेवर के ऊपर। सिर्फ बात ये कि आप लोगों को लिनक्स की जो बैकएंड है, जो बेसिक्स है, वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कैसे यूज होती है। लिनक्स के कोर्स में मैं क्या क्या कुछ करवाऊंगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिनक्स के कोर्स के अंदर जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसकी आउटलाइन ओपन कर लूँ। अच्छा, ये एक, सॉरी टू से, दिस इज माय मिस्टेक, मैं रिकॉर्डेड सेशन अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूँ अगेन, कि मैं सिर्फ टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकता। मैंने इसकी अपडेटेड जो है वो कोर्स आउटलाइन नहीं इसमें ऐड की। चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इसी को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, लिनक्स के अंदर इंट्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी हैं, फाइल सिस्टम कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कैसे यूज होते हैं लिनक्स के अंदर। अच्छा, ये पार्ट जो है वो कोर्स का सबसे मेजर पार्ट है, जिसमें आप लोगों को अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। इसके लिए मेरे ख्याल से मेरी टीम ने काफी दफा कांटेक्ट भी किया था सबसे कि आप लोगों को VM जो इसकी जो भी है, सेंटोस का ले लें, यूबंटू का ले लें, ISO इमेज प्रोवाइड कर देंगे। VMware वर्चुअल बॉक्स आपने उसको यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं कौन सा यूज करूंगा, मैं कैसा इन्वायरमेंट यूज करूंगा, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसके पास विंडो है उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लिनक्स ने भी जो, यानी कि सॉरी, विंडो ने भी लिनक्स क्लाइंट्स देना शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जाएं, इसके अंदर ऐप स्टोर होता है, विंडो के अंदर ऐप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है। ये वैसे कल पार्ट आना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि यार घबराना नहीं है इस चीज के लिए कि भाई ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। ये आप लोग यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो, यहाँ से भी सारे काम हो जाते हैं। मेरे पास, मैं उन डेवऑप्स इंजीनियर में से एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ जो कि विंडो यूज करता है। बड़े स्ट्रेंज लोग मुझे कहते हैं कि मैं विंडो यूज करता हूँ, हालांकि मेरे इसी लैपटॉप के अंदर मिंट भी अवेलेबल है, मिंट भी यूज की जा सकती है। बट मैं जो है वो विंडो को यूज करता हूँ, क्योंकि विंडो के अंदर सारी विंडो के फीचर्स भी मुझे मिल जाते हैं, और इसके अंदर मेरा लिनक्स भी चल रहा है, डॉकर भी चल रहा है, क्यूबरनेटिस भी चल रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। सो आई एम यूजिंग इट।
अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी ने इंस्टॉल करना भी हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वेयर इज द सर्च बटन, दिस इज, आप यहाँ पर लिखते हैं यूबंटू लिखते हैं, आपका यूबंटू का क्लाइंट आ जाएगा, आप यूबंटू का क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे एंड देन यू कैन यूज इजीली। ये यूबंटू है, यूबंटू के 20.04 है, 18.04 है, आप ये इंस्टॉल करना चाहें, आपने अगर बैश इंस्टॉल करना, बैश इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये क्लाइंट है, कि मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट भी पड़ा हुआ है, दिस इज द क्लाइंट जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेट मी ओपन इट। ये वो क्लाइंट है जिसको, ये मेरा, ये तो पावर शेल है, यहाँ पर देखें ये पड़ा हुआ है यूबंटू, यूबंटू का, ये भी एज्योर की CLI भी अवेलेबल है, AWS की मैंने की थी लेकिन वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर जाना है, ये मेरा यूबंटू पूरा इन्वायरमेंट खुला हुआ है, यहाँ पर मैं जो करना चाहूँ वो सब कुछ ऐसे यूज कर सकता हूँ। डॉक्टर मैंने देखना तो मेरे पर डॉक्टर भी अवेलेबल है, मैंने अगर कुछ क्या नाम है क्यूबरनेटिस यूज करना तो मेरे पास क्यूब CTL भी अवेलेबल है, तो क्यूब CTL भी यहाँ पर आ जाता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे पास इजीली लैपटॉप विंडो पे भी चल रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप जो भी एनवायरनमेंट फॉलो करते हैं आप फॉलो करें एंड देन यू कैन यूज इट। अच्छा, बेसिक्स लिनक्स की कमांड्स बहुत बेसिक की है, मैं LS से स्टार्ट करूंगा, PWG से स्टार्ट करूंगा, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता MKDIR, कॉपी, मूव, ये वो समथिंग करके एंड देन वी विल मेक इट कि वो आपकी फाइल कैसे क्रिएट होती है, कॉपी कैसे होती है, रिकर्सिवली कैसे होती है, मूव कैसे की जा सकती है, कैट कैसे यूज होता है, कैट के थ्रू फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, यूजर्स की परमिशंस कैसे मैनेज होती हैं, डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट होती है, डायरेक्टरीज की परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सबको पता भी होना चाहिए, परमिशंस होती कैसे, देखी कैसे जा सकती है, उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, RPM पैकेजेस कैसे यूज होते हैं, यम या ऐप मैंने लिखा नहीं हुआ, APT भी आ सकता है कि पैकेज मैनेजर्स कैसे यूज करते हैं, अपाची कैसे इंस्टॉल करना है, माइस्क्यूल कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन कैसे होती हैं, ये भी हम देखेंगे। बैश स्क्रिप्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बैश स्क्रिप्टिंग कैसे यूज होती है, वेरिएबल्स के साथ बैश स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, एडवांस इफ एल्स की कंडीशंस के साथ बैश स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, बैकअप कैसे ले सकते हैं हम, क्रॉन जॉब्स कैसे लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं लिनक्स के अंदर जो कि हम करेंगे। और इसके तकरीबन हमारे सेशंस कल से स्टार्ट होंगे, कल का, अगले सैटरडे संडे का, तो तकरीबन 3 से 4 सेशन होंगे, जैसे ही मैं अपना ये पार्ट कवर करूंगा देन आई विल मूव ऑन टू दी डॉकर। तो मैं डॉकर के ऊपर चलता हूँ, डॉकर की कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी का किसी के माइंड में होगा कि यार सिक्योरिटी वाली चीजें, IP टेबल्स, वो भी हम देख लेंगे। अगर सिक्योरिटी की भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि लिनक्स की, बैश की हम सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं, वो भी हम देख लेंगे, फायरवॉल्स कैसे इनेबल होती हैं, बाकी यूजर्स के अंदर हम लोग उसकी यूजर्स की परमिशन, यूजर्स की मैनेजमेंट भी देख लेंगे, तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, डॉकर इज द बिगेस्ट पार्ट, ये देख लीजिए, काफी ज्यादा इसमें चीजें हैं मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हुई है। डॉकर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब डॉकर स्टार्ट होगा, डॉकर कम्युनिटी एडिशन क्या है, एंटरप्राइज एडिशन क्या होता है, वो भी हम देख लेंगे। हम अपने कोर्स में कम्युनिटी एडिशन ही यूज करेंगे, मैंने अभी तक एंटरप्राइज एडिशन इतने बड़े लेवल पे आने के बावजूद भी अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ी किसी क्लाइंट की, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा सारा कुछ कम्युनिटी एडिशन से कवर हो जाता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द एंटरप्राइज एडिशन, बिकॉज एंटरप्राइज एडिशन में लाइसेंस चाहिए, पेड है, तो वी आर नॉट यूजिंग इट। डॉकर कंटेनर क्या होते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे यूज होती हैं, प्लेग्राउंड कैसे सेटअप करना है डॉकर का, आप लोगों ने कैसे काम करना है, डॉकर से कंटेनर्स कैसे बिल्ड होने हैं, कंपोज कैसे होना है, इमेजेस सॉरी, डॉकर की फर्स्ट कंटेनर कैसे हम रन करेंगे, हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कैसे बनाएंगे। एक बात याद रखना, जितना लिखा हुआ है ना, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा ही चीजें कवर होंगी, क्योंकि डॉकर मैंने एक्सटेंसिवली यूज कर लिया है, एक्सटेंसिवली इस पर वर्किंग की हुई है, तो नो नीड टू वरी। इंशाल्लाह जो चीजें एक्सपीरियंस, जो चीजें मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको ऑब्वियसली शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस भी बताऊंगा। कंटेनर की लॉगिंग कैसे होती है, मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसके अलावा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इमेजेस कैसे यूज किए जा सकते हैं, नेटवर्क कैसे यूज होगा, हम लोग इमेजेस को कैसे यूज करेंगे, इमेजेस को क्रिएट कैसे करेंगे डॉकर फाइल से, फिर डॉकर कंपोज को यूज करेंगे, डॉकर कंपोज की इंस्टॉलेशन भी हमारे पास आ जाएगी, इमेजेस कैसे क्रिएट होने हैं, हम रिमोट पॉजिटिव पे कैसे इमेजेस को डालेंगे, उसको यूज करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे एंड देन वी विल यूज इट। प्रोफेशनल लेवल पे जो किस तरह से डॉकर फाइल्स लिखी जाती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, डेटा वॉल्यूम्स कैसे यूज होता है, बाइंड माउंट्स कैसे यूज होते हैं। और एक बात याद रखना कि मेरे पूरे कोर्स में मल्टीपल क्विजेस, मल्टीपल असाइनमेंट्स इंक्लूडेड है, हर पल मेरी टीम आपको क्विजेस भी देगी, असाइनमेंट्स भी देगी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा काम है, मेरी टीम का काम है आप लोगों को पुश करना, आप लोगों ने उसको सक्सेसफुल बनाना है, कि आप लोग करें, सीरियस लेके करें, आप भी, मैं भी अपनी एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ स्पेंड कर रहे हैं इस चीज के लिए।
अवेल कर लोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को जरूर बेनिफिट होगा। इसलिए कोई चीज असाइनमेंट जरूर आप लोगों ने करने हैं, ताकि उसके बाद फिर मैं उसके बेस पे आप लोग को इवेल्युएट कर सकूं, आप लोग को जज कर सकूं, और आप लोग को अगर किसी रेफर भी करना पड़े सो ऑब्वियसली मैं उसके अकॉर्डिंगली ही रेफर करूंगा। जो ज्यादा इंटरेक्टिवली, ज्यादा एक्टिवली जो है वो बिहेव कर रहा होगा, रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, सो ऑब्वियसली आई विल रेकमेंड देम इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे पास लिस्ट में काफी सारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अच्छा, डॉक्टर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर फॉर्म क्या चीज है, डॉक्टर फॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कंटेनर रजिस्ट्रीज कैसे यूज होती है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारी यूज होंगी फॉर द डॉक्टर। अब हम चलते हैं गिट और गिटहब के ऊपर। मैं ज्यादातर स्लाइड्स के ऊपर आज नहीं जा रहा, मेरा पर्पस यही है कि यार आप लोग को मैं स्लाइड से कवर कराऊं। अच्छा, गिट और गिटहब का पार्ट थोड़ा छोटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ऑब्वियसली ये भी 2-3 सेशंस के अंदर आएगा, क्योंकि हम डेवलपर्स नहीं है। डेवलपर्स को गिट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, गिटहब का या बिट बकेट का, गिट लैब का, और बहुत सारे हैं, उनका नॉलेज ज्यादा होता है। बट हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। आप लोगों को मैं सेटअप भी करना सिखाऊंगा, गेट को कैसे सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट करनी है, किसी भी प्रोजेक्ट में उसको कैसे इंक्लूड करना है, और डॉकर के साथ इसको कैसे यूज करना है, जेंकिंस के साथ कैसे यूज करना है, क्यूबरनेटीज में कैसे यूज करना है। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्लोनिंग पार्ट, ये जो सारी कमांड्स है, तो जस्ट मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखी हुई है, बट वी विल यूज देम एज वेल, सो नो नीड टू वरी। एप्लीकेशंस का जेंकिंस का पार्ट जो है, जेंकिंस का पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। जेंकिंस का पार्ट भी मेरे ख्याल से शायद कम पॉइंट्स लिखे हुए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा होंगे। मैंने आपको बताया था मैं इसको अपडेट नहीं कर सका, बट ये बात याद रखना कि इससे ज्यादा है जेंकिंस के अंदर इंक्लूडेड, जो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। जेंकिंस के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे, मैं सॉरी टू से कि मैं अभी आप लोगों को ओवरव्यू नहीं दिया, हालांकि मुझे ख्याल से मुझे साथ साथ ओवरव्यू भी दे देना चाहिए। बट आई थिंक कि मुझे पहले ओवरव्यू साथ दे देना चाहिए, ताकि आपको पता तो होना कि ये टूल्स क्या हैं, और इनकी फिर उसके बाद हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, डॉक्टर के बारे में मैंने भी आप लोगों ने बताया, लिनक्स तो मैंने बता दिया था, डॉक्टर बता देता हूँ। डॉक्टर जो है ना वो, जस्ट 1 मिनट, मैं स्लाइड ओपन। ओके, दिस इज द डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो है ना, इट्स अ कंटेनराइजेशन टूल, जो कि आप एप्लीकेशंस को ना, अच्छा, हम एप्लीकेशंस को जब भी डिप्लॉय करते हैं ना, तो हम या तो किसी सर्वर के ऊपर करते हैं, या मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर करते हैं, या एक ही सर्वर पे मल्टीपल भी एप्लीकेशंस हम डिप्लॉय करते हैं। कंटेनराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। कंटेनराइजेशन एक एक ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज हुआ है मार्केट के अंदर। इसको, इस कॉन्सेप्ट को जो बेसिकली जब बैकएंड पे ये लॉन्च किया गया था ना, तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग ली थी वो इससे ली थी कि इसका जो ये लोगो है ना, ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है कि यार हम लोग की जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो समंदर में चल रहे होते हैं, उनके ऊपर कंटेनर्स पड़े होते हैं। अब वो कंटेनर्स का पर्पस क्यों आया था? वो इस वजह से आया था कि यार जब शुरू शुरू में शिप्स के ऊपर जब डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स अपलोड की जाती थी, यानी कि लोड की जाती है, अपलोड तो नहीं कहूंगा, लोड की जाती थी। लाइक आपको पता है, शिप के ऊपर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट इंपोर्ट की जाती है प्रोडक्ट्स। लाइक कि गाड़ियां भी इंपोर्ट हो रही हैं, लैपटॉप्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर भी इंपोर्ट हो रहे हैं, लकड़ी की चीजें भी इंपोर्ट हो रही हैं, हर तरह की, यानी कि डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स की चीजें जो है वो अपलोड हो रही हैं। तो जब तक कंटेनर का कॉन्सेप्ट ना, अगर आप सोचे कि कंटेनर्स नहीं थे, तो पहले कैसे अपलोड होती थी चीजें? सॉरी, मैं अपलोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इट्स लोडिंग, क्योंकि इट्स नॉट अ कंप्यूटर, इट्स अ लोड। उस पर लोड कैसे होती थी? आप क्या करते थे, गाड़ी अब आपने लोड कर दी। अब क्या गाड़ियां अपलोड, लोड करने के बाद अगर आपको उसी शिप के ऊपर क्या नाम है, लैपटॉप भी लेके जाने हैं, आपको लकड़ी का सामान भी लेके जाना है, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट चीजें भी लेके जानी, तो क्या आप गाड़ियों के ऊपर वो चीजें रखेंगे? या अगर आपने लैपटॉप रख दिए तो क्या गाड़ियां उसके ऊपर खड़ी करेंगे? या अगर आप लोगों ने लकड़ी की चीजें रख ली, तो क्या उसके ऊपर गाड़ियां खड़ी होंगी, उसके ऊपर लैपटॉप रखे जाएंगे? तो किस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं था। या फिर पहले ये करना पड़ता था कि पूरा शिप गाड़ियों का होता था, एक पूरा शिप जो है वो लैपटॉप्स का होता था, एक पूरा शिप लकड़ी का होता था, यानी कि सामान लेके जा रहा होता था, तो वो एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं था। यानी कि आपके इतने बड़े शिप के ऊपर इतनी सारी चीजें लोड नहीं होती थी। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि यार एक शिप होना चाहिए, उसके अंदर कंटेनर्स होने चाहिए, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स हों, और उन कंटेनर्स के अंदर आपने बताया कि भाई ये कंटेनर, इसके अंदर सिर्फ गाड़ियां जाएंगी।
आपने क्या किया, अब एक एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से लोगों से आइडिया लगा लें। आपको इससे कंसर्न नहीं था कि भाई मेरे सबसे नीचे वाले कंटेनर में लैपटॉप पड़े हुए, भाई रख सकते हैं हम नीचे वाले कंटेनर के अंदर शीशे की चीजें रख लेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो है वो कहते हैं कि भाई लैपटॉप रख लेते हैं, और उसके ऊपर हम गाड़ियां रख लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ, ये सारा कुछ सॉलिड स्टील या सॉलिड कह सकते हैं कि लोहे की जो है वो कंटेनर से बना हुआ है। आपने डिफरेंट चीज, किसी हैवी चीज को किसी हल्की जो है वो प्रोडक्ट या शीशे के प्रोडक्ट के ऊपर, कंटेनर के ऊपर इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उसका वजन कंटेनर पे पड़ना है, ना कि प्रोडक्ट्स पे पड़ना। तो एक शिप के ऊपर डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स की प्रोडक्ट्स अपलोड की जा सकती थी और लोड की जा सकती थी, और उसको एक मूल से दूसरे मूल तक लेके जाया जा सकता। यही कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आया। उसका इस तरह से ये होगा कि यार ये शिप है, इस शिप को आप समझे कि एक सर्वर है। हम लोगों ने एक सर्वर के ऊपर अगर डेटाबेस रखनी है, अगर हमें उसी शिप के ऊपर कोई वेब एप्लीकेशन रखनी है, उसी शिप के ऊपर हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन क्या नाम है, डिफरेंट एप्लीकेशन होस्ट करनी है, वेब एप्लीकेशन हैं या आपकी डेटाबेसेस हैं या आपकी कोई यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन हैं, तो आप उन सबको एक ही सर्वर के ऊपर, एक ही होस्ट मशीन के ऊपर लोड कर सकते हो, और वो एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करेंगी। सॉरी मेरी स्लाइड, वो एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तमाम एप्लीकेशंस एक सर्वर पे ऐसे डिजाइन की गई हैं कि ये आइसोलेटेड होती हैं। एक सर्विस के या एक एप्लीकेशन के क्रैश होने से तमाम एप्लीकेशन क्रैश नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर क्रैश करेगा। उस कंटेनर को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, वो कंटेनर बिल्ड कैसे होता है, उस कंटेनर को अपनी मर्जी से डिजाइन कैसे किया जा सकता है, और उस कंटेनर को मेक श्योर कैसे किया जा सकता है कि वो कंटेनर अगर क्रैश कर जाए तो वो वापस भी आ जाए। उसकी हाई अवेलेबिलिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी उसको फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बना सकते हैं, ये सब चीजें कंटेनर्स के अंदर आती हैं। इसकी एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा भी मजीद दे सकता हूँ कि पहले मैं आपको वर्चुअलाइजेशन समझाऊं, फिर मैं आपको कंटेनराइजेशन समझाऊं। एक बात याद रखिए कि कंटेनराइजेशन को भी रेवोल्यूशन सर्विस कहा जाता था, क्योंकि बहुत अरसा पहले की अगर बात करें तो पहले एप्लीकेशन सर्वर्स के ऊपर होस्ट होती थी, सर्वर्स के ऊपर, हर सर्वर के ऊपर एक एक दो दो एप्लीकेशन होस्ट हो गई। लेकिन जब वर्चुअलाइजेशन आई तो वर्चुअलाइजेशन को बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन कहा जाता था कि यार एक सर्वर को हम मल्टीपल सर्वर्स में तोड़ सकते हैं, उसकी मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हैं। हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम डॉकर स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो डोंट नीड टू वरी। फिर हम लोगों ने बात की कि यार एक सर्वर को हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन से मल्टीपल मशीन पे तो तोड़ लिया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इशू आता था कि यार रिसोर्सेज का इशू आ जाता था वर्चुअलाइजेशन, कि आपका एक सर्वर के ऊपर एक होस्ट मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और किए, फिर उसके बाद फिर आपने जाके उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज पैकेजेस स्टार्ट किए, और उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन लॉन्च की। कंटेनराइजेशन ने कहा कि यार हमारे पास तो बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आप उन लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करें और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चला लें, अपनी मर्जी की डिजाइन कर लें, और उसको क्रिएट करना, लॉन्च करना, डिस्ट्रॉय करना, रिक्रिएट करना सब कुछ बड़ा आसान है। एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में अगर कोई 15 मिनट लगते थे, या चले मैं कहता हूँ बड़ा कम कहता हूँ कि 2-3 मिनट या 5 मिनट लगते थे, कंटेनर को लॉन्च करने में 10 सेकंड भी नहीं लगते या 20 सेकंड भी नहीं लगते, क्योंकि ये बड़ा क्रिएट करना आसान है, लाइट वेट होते हैं। और एक बात याद रखना, कंटेनर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वर्चुअल मशीन्स के अंदर आईओएस इमेजेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। आप लोगों को किसी को आइडिया होगा कि कोई मुझे बता सकता है कि आम तौर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके आईओएस इमेज हम वर्चुअल मशीन में यूज करते हैं, किसी को अगर पता है तो उसके साइजेस अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? जो मैंने यूज किए हैं अच्छे अराउंड साइज वन का। हाँ जी 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 बताएं। 1.5 GB to 2 GB तक। 2 GB, और अगर मैं अच्छे जो जो डीवीडी या वो लाइव एनवायरमेंट वाले होते हैं तो 7-8 GB के भी होते हैं, अच्छे जो होते हैं, यस, 6 to 7 बड़े भी GB। होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको एक चीज मैं बता दूं कि डॉकर के अंदर कुछ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 54 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है इन डॉकर कंटेनर्स, और वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट्स कॉल्ड द अल्पाइन। बिल्कुल दानिश ने सही कहा है, अल्पाइन। अब वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मर्जी से बढ़ा बढ़ा के जितना मर्जी ले जाओ, जितने मर्जी साइज का कर दो, बट जहां पर अगर आपको लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, देन यू कैन यूज इट इजीली, अल्पाइन को यूज कर सकते हैं। अल्पाइन भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो बात सिर्फ एक एग्जांपल थी
कि आप लोगों को बताना कि भाई बहुत छोटे लेवल पे लाइट वेट चीजें अवेलेबल है, उसको क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ बहुत ईजी है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। बट एक बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि डॉकर की एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है अभी, जो बाकी है, जो कि मैं इतने छोटे से टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको डायग्राम से इंशाल्लाह बना के प्रॉपर तरीके से वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा के देन आई विल मूव ऑन टू द कंटेनराइजेशन। एंड देन इंशाल्लाह जब हम क्यूबरनेटिस में जाएंगे देन वी विल डिस्कस कि भाई कंटेनराइजेशन हो गया, अब कंटेनराइजेशन ऑर्केस्ट्रेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे क्यूबरनेटिस में। वो मैं अभी आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू उसका भी दूंगा क्यूबरनेटिस का। तो दिस इज द थिंग। अब हम चलते हैं जेंकिंस के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस ये करना था कि कोर्स आउटलाइन तो जेंकिंस का जब डिस्कस करूंगा तो पहले जेंकिंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेंकिंस को कहते हैं सीआई टूल। सॉरी, मैं वापस डॉकर पे जाऊंगा। एक चीज मुझे ज़हन में आई कि आपको सोचते हो कि यार डॉकर कंटेनराइजेशन की एक टूल है जो कि कंटेनराइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट अवेलेबल है। इसका कोई कह सकते हैं कि कंपिटिटर भी है, कोई और अदर यानी कि ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली डॉकर के सिर्फ डॉकर दुनिया में अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा एक रॉकेट के नाम से भी एक है टूल है जो कि कंटेनराइजेशन प्रोवाइड करता है। बट the most famous tool for the containerization is a Docker, जो कि हम अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस साइड पे वापस आया था। जेंकिंस, जेंकिंस सीआई टूल है, इसको कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल कहा जाता है। बिल्कुल सर्कल सीआई को मैं यहाँ पर डिस्कस करना है दानिश, तो इसलिए मैंने वहां पर किया था। अच्छा हाँ, आप ये कह रहे हो के बारे में। अच्छा, जेंकिंस जो है, जेंकिंस को सीआई टूल कहा जाता है। सीआई का मतलब क्या होता है? सीआई का मतलब है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का भाई मतलब ये होता है कि यार मेरा एक इन्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से शो कर देता हूँ। जेंकिंस असल में जो यूज होता है ना वो यहाँ पर यूज होता है, इस पूरी डायग्राम के अंदर ना, यहाँ मिड मिड के अंदर यहाँ पर ये यूज। इससे पहले क्या क्या कुछ यूज होता है मैं वो भी यहाँ पर शॉर्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये हमारी एक ये हमारे यूजर्स हैं, यानी कि समझ लें डेवलपर्स। मेरी सॉफ्टवेयर टीम की डेवलपर्स ये बैठे हुए हैं सारे। ये मेरे पास जो है वो एक कह सकते हैं वर्जन कंट्रोल। इसको फॉन्ट थोड़ा छोटा कर, ओके। इसको वर्जन कंट्रोल भी कहते हैं। अगर मैं इसको एक और वर्ड यूज करूँ तो सोर्स कोड मैनेजमेंट भी कहते हैं, एक और एससीएम भी कहते हैं। और एक इसको जो नाम, अगर मैं टूल्स का नाम लूँ तो ऑब्वियसली दिस इज द गिट, गिट हब। गिट तो मैंने वैसे ही लिखा है, गिट और गिटहब में ऑब्वियसली डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। गिट लैब, बिट बकेट, बहुत सारे और टूल्स हैं, मैं ईटीसी लिख देता हूँ तो आप लोग इसको, गिट लैब भी है और गिट बिट बकेट, ये सारे हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं। और ये है अभी टूल जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, और ये है जेंकिंस। इसके अलावा कौन कौन से टूल्स हैं वो अभी जैसे दानिश ने भी लिखा, सर्कल सीआई है, सर्कल सीआई। इसके अलावा ट्रेविस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वैसे गिट लैब सीआई भी है, गिट हब सीआई भी आ गया है, गिट हब एक्शंस भी आ गया है, बिट बकेट सीआई भी आ चुका है। तो बहुत सारे सीआई और आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने वो कवर करने अपने कोर्स में जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कह सकते हैं कि डिमांडिंग टूल्स हैं हमारे एनवायरमेंट में जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, सीआई का मतलब ये होता है कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल, जो कि आपकी इंटीग्रेशन डेवलपर्स के जो चेंजेस हैं वो जाते हैं गिट और गिटहब में, यानी किसी भी रिमोट रिपोजिटरी में वो कोड, यानी कि वो जब मैंने अभी आपको ये जो एग्जांपल दिखाई थी यहाँ पर जो मैंने कोड ओपन किया हुआ था, ये तो ये क्या था, मैं अपने लैपटॉप से बैठ के जब मैं गिट पुश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोड उठ के, मैं इसको मिटा लूं, मेरा कोड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा चेंज, यहाँ पर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सॉरी, कि मैं रिपोजिटरीज और वो चीजों को, लेकिन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा गेटहब के पार्ट में। मेरा चेंज मेरे रिपोजिटरी के अंदर आएगा, मेरे समझ लें कि एक फोल्डर के अंदर आएगा, और वो चेंज इमीडिएटली ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है, मैनुअली भी किया जा सकता है, कि वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, जेंकिंस उसको पकड़ लेगा कि भाई जैसे ही तुम्हारे कोड में कोई चेंज आया, जेंकिंस उस कोड को पकड़ेगा
और उसके ऊपर जाके कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा, लाइक मैंने अभी आपको जो दिखाए थे कि वो टेस्टिंग करेगा, क्या नाम है उसकी, बिल्डिंग पहले बिल्ड करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर डिप्लॉय करेगा। तो इसमें काफी सारी स्टेजेस आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या क्या कुछ करता है। आमतौर पे ये कोड को बिल्ड करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा। लेकिन मैं दोबारा रिपीट ये करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, यहाँ पर लोग मजीद भी ऐड करते हैं। यानी कि मैं आपको, अगर आपको अपने किसी कोड की एग्जांपल दिखाऊं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कुछ रखा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर इमेज बिल्ड का भी एक नाम दिया हुआ है, एक कोड बिल्ड का नाम दिया हुआ है, एक प्री टेस्ट का नाम दिया हुआ है, एक पोस्ट टेस्ट का नाम दिया हुआ है। तो हम अपनी मर्जी से बहुत सारी स्टेजेस बना सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन ये समझ लें स्टेजेस है कि भाई, ये स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि भाई जेंकिंस क्या करेगा, कोड को जैसे ही पकड़ेगा, पहले उसका एक स्टेज में जाएगा, उसका वो काम परफॉर्म करेगा। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो फिर अगले में चला जाएगा, अगर वो सक्सेसफुल होगा फिर उससे फिर सक्सेस की बेस पे वो जाता जाएगा। और जब सारी स्टेजेस पास हो जाएंगी, देन इट विल कंसिडर कि भाई ये चेंज सही था। हम इसको कहेंगे जैसे तुम्हारा जब सारा काम हो जाए तो डिप्लॉय स्टेज क्या करेगी, डिप्लॉय स्टेज पकड़ेगी और जाके इस कोड को एक्चुअल में सर्वर में जाके डिप्लॉय कर देगी। और वो सर्वर सपोज दैट कि हमारा डेव इन्वायरमेंट का सर्वर आपका, और उसमें सपोज दैट कि वहां पर लिखा होगा dev.elpistech.com। ये जाके आप इस वेब यूआरएल पे जाएंगे, आपका वो चेंज नजर आ रहा होगा। अब आपकी एक ब्रांच होगी, यही सारे स्टेप्स, ये समझ लें मेरी ब्रांच थी, डेव की ब्रांच थी, डेव ब्रांच थी, ये इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने चेंज को लाइव करना चाहते हैं, तो सपोज दैट कि मेरी एक मास्टर ब्रांच है, मैंने उस ब्रांच में ये सारे स्टेप्स परफॉर्म किए, और वो सारे स्टेप्स परफॉर्म होने के बाद जब वो डिप्लॉय पे आएगा, तो वो सीधा इस सर्वर में चला जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बताया होगा कि भाई इस ब्रांच में जो चेंज आएगी वो प्रॉड में जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम लिख देंगे, सपोज दैट मैं स्टेजिंग नहीं बता रहा, ये मेरा प्रॉड इन्वायरमेंट है, और इसमें मेरे वेबसाइट का जो लिंक होगा वो होगा सिंपल www.elbistech.com। इसमें प्रॉड भी साथ मेंशन होता। तो क्या होगा, मेरी जो वेबसाइट चल रही है उस वेबसाइट पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रॉड के ऊपर आ रहे हैं, और वो मास्टर ब्रांच के। तो सीआई का काम ये होता है कि वो, अच्छा दानिश आपने जो पूछा था ना कि सर्कल सीआई, और इसमें तो एक बात याद है ना, सर्कल सीआई असल में इंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है। कह सकते हैं कि पेड वर्जन है, ज्यादातर उसमें पेड चीजें आती हैं, लाइसेंस बेस्ड टूल है। और जेंकिंस इज अ फ्री टूल। जेंकिंस का कोड अवेलेबल है। जेंकिंस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं वो सबसे ज्यादा जो मेजर रीजन है वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। जेंकिंस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जेंकिंस के अंदर एक तो ये ओपन सोर्स है, सबसे बड़ा जो रीजन है, एक ओपन सोर्स है, और सेकेंडली इसके अंदर इसकी जो कम्युनिटी है, इसकी कम्युनिटी, हर टूल की कम्युनिटी होती है, वो बहुत बड़ी है। और वो कम्युनिटी आपको डिफरेंट प्लगइन्स जो है यहाँ पर फ्रीली ओपनली अवेलेबल हैं, और वो प्लगइन्स बहुत ही ज्यादा, यानी कि आपको कह सकते हैं कि इजी कर देते हैं, आपका जो वो काम है उसको आसान कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपके प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जेंकिंस लोग यूज करते हैं। और सर्कल सीआई जो है ना, वो लाइसेंस बेस्ड टूल है। तो अगर आप उसको यूज करेंगे, आप उनको सर्कल सीआई को पैसे पे करेंगे, एंड देन वो आपके लिए काम करेंगे। ऑब्वियसली कंपनीज बहुत ज्यादा फ्री की तरफ जाती हैं, वो क्या करती है, डेवॉप्स पर्सन, डेवॉप्स अगर मुझे बताएं, डेवऑप्स पर्सन हायर करेंगे जिसको जेंकिंस आता होगा, और उससे वो काम चलवा लेंगे। और जेंकिंस को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, रिक्रिएट करना, इट्स वेरी इजी। तो हम इसको कर सकते हैं यूज। तो ये भी चीज होती है, ठीक है दानिश। तो इस तरह से यूज है। बाकी सीआई का काम वही होता है जो जेंकिंस का है, वही सर्कल सीआई का है, वही ट्रेविस का है, वही सारा सबका काम भी वैसे ही है। सिर्फ लैंग्वेजेस डिफरेंट है। अच्छा ग्रूव, इसके अंदर लैंग्वेज जो यूज होती है मैं वो मेंशन कर देता हूँ। ग्रूवी यूज होती है। अच्छा ये यूज होती है। अच्छा एक मैं और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ चीज, डराना नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करूंगा। इसके अलावा गेट, गेट में तो कोई भी नहीं है। गेट तो सिर्फ गेट सिंपल बैश है। अच्छा ये लैंग्वेज चीजें मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा था आप लोगों को, जरा मैं कि आप लोगों से मैं ये मेंशन करने लगा था कि इसमें जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर जो मेंशन हो रही है उसमें सबसे पहली जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है वो बैश होती है। बैश हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और उसको भी देखेंगे बैश कैसे यूज होती है। यहाँ जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है YAML, YAML यूज होती है। यहाँ पर यूज होती है ग्रूवी,
यहाँ पर यूज होती है YAML, यहाँ पर यूज होती है HCL, यहाँ पर यूज होती है YAML, और यहाँ पर बैश। अच्छा, अब आप लोग सोचते हो कि यार मुझसे मुझे जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जब भी कभी कोई आप लोगों में से भी जो मेरे कोर्स पे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने भी बड़ी दफा क्वेश्चन किया है, और आमतौर पे हर IT पर्सन का, नेटवर्क पर्सन का यही क्वेश्चन होता है कि लैंग्वेज तो नहीं होगी इसमें, कोई प्रोग्रामिंग तो नहीं होगी। तो बात एक याद रखना कि इट्स दीज आर नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये जितनी भी है ना यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये ज्यादातर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहा जा सकता है इनको। स्क्रिप्टिंग के लिए ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये डिफरेंट पर्पज है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग ज्यादातर IT से बिलोंग करते हैं, और मेरा IT से बिलोंग करने से आप लोगों को जरूर बेनिफिट होगा, और जरा मेरी बात आप लोगों को समझ भी आएगी, और ऑब्वियसली मोटिवेट भी उससे होगे। मुझे लिटरली अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे जैसे कोई भी लैंग्वेज आती भी नहीं थी, यानी कि उसका पता भी नहीं था, लेकिन ये इतनी सिंपल है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको वो कीवर्ड बताऊंगा जो कि आप लोगों ने फॉलो करना है। यार हम लोग उस दुनिया में पैदा हुए हैं, उस एरा के अंदर पैदा हुए हैं कि जहां पर गूगल जैसा टूल अवेलेबल है। गूगल, और ये कोई बुरी चीज नहीं है, गूगल करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप लोग गूगल कर करके ही पॉलिश होगे, और एक टाइम आएगा कि आप लोग खुद स्क्रिप्ट लिख लोगे। आप लोग सपोज दैट आज लिनक्स का बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, और आप लोगों को क्या करना पड़ सकता है, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। वो मैं सर्च करूंगा और आपको वो चीज ढूंढ के दिखाऊंगा। आप लोग को सपोज दैट कि आपको किसी ने कहा कि यार एक क्रॉन जॉब लिखनी है कि मेरी जो फाइल्स है ना, यानी कि आपने अपने लोकल लैपटॉप से, यानी कि लोकल जो सर्वर है वहां से डायरेक्टरीज को क्लाउड के ऊपर जो है ना वो कह सकते हैं कि मूव करना है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट लिखना पड़े तो ये स्क्रिप्ट मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, मेरा 3 या 4 लाइनों का स्क्रिप्ट, जो कि मैं अभी भी लिख के आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये कि मैं ऑब्वियसली ये सारा कुछ कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन सिर्फ बात सिंपल सी कि अगर आप अभी जाओगे लोग अपने लिखोगे कि भाई मुझे एक बैश स्क्रिप्ट लिखना है, आप सर्च करोगे बैश स्क्रिप्ट कि मुझे, तो आपको हेल्प जरूर वहां से मिल जाएगी। बाकी आपने आपको ऑब्वियसली आपको लिनक्स आती है, लिनक्स की बैश स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे होती है कि आप लिनक्स की कमांड को किसी फाइल में लिख रहे हो। यानी कि अगर आपको लिनक्स की कमांड आप लिख रहे हो कि आपने एक CD करके किसी लोकेशन, किसी डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी 1 में जाना है, तो इधर जाके आपने एक फाइल क्रिएट करनी है टच से, usman.txt। आपने उसके अंदर कुछ कैट करना है, आपने कैट करना है हेलो दिस इज उस्मान, और आप इसको जो है usman.txt के अंदर अपेंड कर दोगे, या अपेंड करोगे या क्रिएट कर लोगे, लेकिन अपेंड करना तो डबल होता है, तो आप ये कर लोगे। आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि आपने लिनक्स की जो कमांड आप टर्मिनल पे लिख रहे थे, आपने वही एक फाइल में लिख दी, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक ये, यानी स्क्रिप्टिंग के लिए आप मेंशन करते हो कि बिन बैश मेंशन करते हो, इसको बैंक भी कहते हैं ये जो मेंशन किया हुआ है, और बिन बैश, तो भाई आपने बताना है कि भाई अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बताना है कि भाई मैं कौन सी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। बिल्कुल बैश स्क्रिप्टिंग जिस तरह से होती है उसी तरह आपने समझ लें कि आपने वही कमांड जो आप एक सिंपल अपने लैपटॉप में या किसी भी टर्मिनल पे यूज कर रहे हो, उसको एक फाइल में लिख दो बस, उसी उसी तरह वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बैश स्क्रिप्टिंग, और बैश स्क्रिप्टिंग पे मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई अगर कामयाब होना है ना डेवऑप्स में, तो बैश स्क्रिप्टिंग को बहुत अच्छा करना है, और आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाती है यार, कोई मसला ही नहीं। अब डॉक्टर YAML की बात करते हैं, यार YAML बैश से भी आसान है, लेकिन इसमें जो गंद है ना, जो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, जो बुरी चीज है वो इसकी है इंटेंटेशन। इंटेंटेशन कहते हैं कि भाई इसकी अगर आपने स्पेसिंग में कोई गलती कर दी, स्पेसिंग में, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें गलती। इसमें आपने क्या करना है, आपने मेंशन करना है भाई मेरा होस्ट कौन सा है, मेरी मेरे टास्क कौन सा डिफाइन करना है, आपने काम क्या करना है, ये भी आप लोग को बहुत ही इजीली यहाँ पर समझ आ जाए। YAML से रिलेटेड मैंने कहा जरूर था, मैं शायद किसी को याद हो, मैं टाइम नहीं मैनेज कर था, मैंने आप लोगों से लास्ट जब हमारा मेरा बैच की लास्ट डेट पोस्टपोन हुई थी इस आज के ऊपर, तो मैंने ये कहा था कि मैं YAML का एक कोर्स जो है वो जल्द बना के आप लोगों को दूंगा, बेसिक लेवल का, ताकि आप लोगों को YAML की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट मैं नहीं बना सकता सॉरी टू से। लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा भी और उसको बताऊंगा भी। अच्छा ये किसी ने कांटेक्ट नंबर शेयर किया है, दानिश, एक उजैर, ये जरा देख लो, ये नंबर मेरा नहीं है ऑनेस्टली,
मेरा नंबर जो है ना वो ये है। तो आई एम नॉट श्योर कि किसने क्या शेयर किया है। दिस इज माई नंबर। और मेरी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखनी है तो ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल। और वेबसाइट मेरी elbistech.com ही है, आप लोग उस पर जा सकते हो। वो सारी चीज़ें मेंशन की। आई एम नॉट श्योर ये कौन किसने मेरा नाम से जो है वो मेंशन किया हुआ है, बट अगर कोई है तो ऑब्वियसली वो अनम्यूट कर ले, तो उस पर भी कर सकता है। ये किसी का नंबर है, आई एम नॉट श्योर ये उजैर का ना हो या तैयब का ना हो, बट जिसका भी है उजैर तैयब, आप लोग जना प्लीज इसको देखें। ठीक है, ये नंबर जो मेंशन किया ये मेरा नहीं है। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर मैंने मेंशन कर दिया चैट पे ही, आप लोग इसको भी ले सकते हो। और इस पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा, कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और जस्ट एक चीज मैं लिख देता हूँ। ये मैंने अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजा, इस पे जाके आप लोग सिर्फ एक अगर अपना रजिस्टर कर लेते हो ना, तो मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यू जस्ट नीड टू कांटेक्ट। एनीवेज, ग्रूवी मैंने अच्छा अच्छा ग्रूवी के बारे में मैं आता हूँ। YAML तो हर जगह पे यूज हो रही है। YAML यहाँ पर भी यूज हो रही है, YAML यहाँ पर भी यूज हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं करेगी। ग्रूवी क्या है? ग्रूवी के बारे में मैं, अगर मुझे सारी लैंग्वेजेस में से बोला कि थोड़ी सी चैलेंजिंग कौन सी होती है तो ग्रूवी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, एट द मोमेंट ग्रूवी इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं पढ़ाऊंगा जरूर अपने कोर्स के अंदर, मैं करवाऊंगा जरूर, लेकिन जेंकिंस को ज्यादातर लोग जिनको नहीं भी आता ना, ज्यादातर लोग जेंकिंस को क्या नाम है, इसकी यूआई यूज करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाया भी था शायद, लेकिन मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सॉरी, ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको जरूरत ही नहीं है आपको ग्रूवी सीखने की। अगर ग्रूवी को स्किप भी कर दो ना तो कोई मसला ही नहीं। ग्रूवी इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ पर लिख लेना है समथिंग। मैं भी लिख नहीं रहा क्योंकि यार ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो आपने वो लिखना है और आपने अपना प्रोजेक्ट में, आपको ग्रूवी की जरूरत कहाँ पड़ती है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैंग्वेज की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? लैंग्वेज की जरूरत तब पड़ती है कि अगर अगर आप लोगों ने जो है वो क्या नाम है, अपनी पाइपलाइंस बहुत ज्यादा लिख ली हुई है जेंकिंस के ऊपर, और अब आप उन पाइपलाइंस को चाहते हो कि प्रॉपर बैकअप के साथ, प्रॉपर वे में क्या नाम है, आप लोगों की जो है वो जो यानी कि कोड का बैकअप। असल में प्रॉब्लम क्या होती है, पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी। लोग क्या करते हैं आमतौर पर, कंपनी से करती है, जेंकिंस की यूआई यूज करके ना अपनी पाइपलाइंस बनाते रहते हैं, और वो पाइपलाइन उनके सर्वर में पड़ी होती है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका सर्वर क्रैश करता है या कोई प्रॉब्लम होता है, आपका जेंकिंस का सर्वर क्रैश करता है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो पाइपलाइन बनी थी उसका कोई बैकअप ही नहीं था। तो कंपनीज अब क्या करती हैं, वो कहती हैं कि यार अब जो पाइपलाइन यूज होंगी वो आप जो है वो ग्रूवी में लिखोगे, यानी इनकी लैंग्वेज इस पे लिखोगे। उसका बेनिफिट क्या होगा? आपने अपनी पाइपलाइन बनाई, उसकी एक जेंकिंस फाइल होती है वो आपने बनाई, और उसको आपने गिटहब या किसी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर सोर्स वर्जन कंट्रोल में अपलोड कर, आपका जेंकिंस सर्वर क्रैश कर भी जाए तो आप अपना सारा कोड गिटहब से जाकर उठा लो। समझ लो आपने अपनी क्या नाम है पाइपलाइंस को क्या नाम है कोड में कन्वर्ट करके उसको गिटहब में, मैं इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं तो, लेकिन तो आप क्या करते हैं, उसकी एक पूरी प्रॉपर फाइल बना के उसको गिटहब में रख लेते हो, ताकि आप उसको रिट्रीव करो एंड देन यू कैन यूज इट इजीली। ठीक है, डेक्लरेटिव मॉडल भी इसको कहते हैं, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लेते हो। सो सो जो इस लैंग्वेज में यूज होती है ग्रूवी में, तो मैं आपको कह रहा हूँ अभी के लिए अगर आप लोग इसको स्किप भी करते हो, मैं तो कराऊंगा, तो अब भी आप प्रैक्टिस पे काम कर सकते हो। कि तानिश आप कोई बात करना चाहते हो, कर सकते हो, म्यूट हो आप इस टाइम तो कर लेना। अच्छा, तो ये पार्ट यूज होता है कि अगर आपने इसको इस तरह से यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज इसको यूज नहीं करती, लेकिन लेटेस्ट वे क्या है वो ऑब्वियसली मैंने कोर्स में इंक्लूड किया हुआ, मैं आपको बताऊंगा भी। और हम पूरी की पूरी इसके अंदर जो प्रोजेक्ट करेंगे, हम एक पूरी की दो प्रोजेक्ट्स करेंगे, मैंने यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में मेंशन किया हुआ है। ये जेंकिंस का तो हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। एक तो प्रोजेक्ट लिनक्स जेंकिंस माईएसक्यूएल एडब्ल्यूएस से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पूरी पाइपलाइन बनाएंगे, जो कि हमारे सर्वर्स के प्रॉपर बैकअप्स, उसकी प्रॉपर अपडेट्स, प्रॉपर चीजें जो है वो कर रहा होगा। ये पूरी पाइपलाइन बनाएंगे। इसमें एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो मैंने शायद मेंशन नहीं यहाँ पर किया हुआ। वो प्रोजेक्ट क्या होगा कि वो पूरी की पूरी एक जावा की एप्लीकेशन, हम जावा की एक पूरी एप्लीकेशन हम जो है वो डिप्लॉय करेंगे यूजिंग जेंकिंस, पूरी पूरी स्क्रैच से।
एक हम लोग, मैं सैंपल एप्लीकेशन पकड़ूंगा, उसको हम प्रॉपर उसका सारा कोड लिखेंगे, सारा कुछ करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सॉरी फिर हम लोग जो है उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो ये उसके अंदर आ जाएगी, ये प्रोजेक्ट होगा। डॉकर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने मेंशन नहीं किए। डॉकर में भी पूरी पूरी एप्लीकेशंस हम लोग 2-3 बल्कि 4-5 एप्लीकेशंस करेंगे। वर्डप्रेस की भी करेंगे, ड्रूपल की भी करेंगे, पोस्टग्रेस डेटाबेसेस भी होंगी, माईसीक्वल डेटाबेसेस भी होंगी, तो काफी सारी चीजें डॉकर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब मैं चलता हूँ एनसिबल के अंदर। एनसिबल क्या चीज है, क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एनसिबल को कहते हैं इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। आप लोगों को मैंने देखा है कि आप लोगों ने जो चैट में मेंशन किया हुआ था कि आप लोग में से ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं और कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बिलोंग करते हैं। एक बात याद रखें, मैं खुद भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेवल पे और आईटी में तो ऑब्वियसली काम किया हुआ है। तो ये जो टूल है ना, ये सबसे ज्यादा लाइक करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले। क्यों? इसकी रीजन ये है कि सपोज दैट कि आपको मैं आज एक चीज कहूँ कि भाई, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहूँ कि यार आपके पास ना एक, पता नहीं कितने में बना सकता हूँ यहाँ पर, चाहे मैं बना लेता हूँ, 2 3 4 5, या बनाने से बेहतर है यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि वो लिख बनाने में टाइम लग रहा है। अच्छा, बनाने में करने का लगा था, मैं आपसे कहता हूँ यार आपके पास ना, मैं आज अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ना देता हूँ 10 सर्वर्स, या मैं कहता हूँ 15 सर्वर्स दे देता हूँ। इसको कहता हूँ कि यार आप ऐसा करो कि 5 के ऊपर माई यानी डेटाबेस इंस्टॉल करो, माईसीक्वल सेटअप करो, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करो, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी करो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उसकी डेटाबेस क्रिएट करना, फिर उसमें डेटा इंपोर्ट करना, सारा काम भी, सारा कंप्लीट पैकेज। 5 के ऊपर जो है ना, वो आप उसके वेब सर्वर सेटअप करो। 5 के ऊपर जो है ना, आप एप्लीकेशन सर्वर्स बनाओ, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है ना उसके ऊपर सेटअप करो। अब ये आम पर्सन क्या करेगा, वो 5 सर्वर को पहले एक को एक्सेस करेगा, एक के अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके सारे काम करेगा, फिर दूसरे में जाएगा सारे काम करेगा, तीसरे में जाएगा, चौथे, पांचवे, फिर यानी कि उसको 1-2 दिन भी प्रॉपर लग सकते हैं इसके। तो यानी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर वो 2-3 दिन लगा देता है, या पूरा चलो एक दिन में 9 घंटे भी अपनी पूरी शिफ्ट के या अपने आवर्स लगा लेता है, तो इट्स नॉट अ वर्थ इट। कंपनीज को चाहिए जरा प्रॉपर टूल्स जो इन सारे कामों के लिए इजी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो एंसिबल इज द टूल जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, कि आप क्या करेंगे, आप इस एक दफा, क्योंकि ये काम अब 15 आ जाए या फिर कुछ 10 आगे सर्वर, कुछ और मजीद सर्वर आते रहेगा, तो ये कोई कौन सा स्टॉप होने वाला काम है? या चले, मैं ये कहता हूँ ये तो चले कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है। एक काम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या आम लोग किसी को भी काम करना पड़ता है, वो होता है यूजर्स क्रिएट करना, उनकी परमिशन मैनेज करना, उसके अलावा क्या नाम है, ग्रुप्स क्रिएट करना, डिफरेंट किस्म की जो रेगुलर टास्क होते हैं, बैकअप्स और ये वो। तो एनसिबल क्या करता है, एनसिबल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप एनसिबल के अंदर, एनसिबल की प्ले बुक्स कहते हैं, उन प्ले बुक्स को आप लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन को एक कोड में कन्वर्ट कर लो, कॉन्फ़िगरेशन को कोड में कन्वर्ट कर लो, और उस कोड को आप एक क्लिक से या एक एंटर से पुश करोगे, वो इन सारे 5 सर्वर्स के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट या 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर वो सारा कुछ करके खत्म हो जाएगा। आप एक और अपनी प्लेबुक लिखोगे जो इन सब के लिए काम करेगी, जो एक और प्लेबुक लिखोगे जो, तो बात ये कि ये कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। डेवऑप्स के अंदर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको एनजीएनएक्स का पूरा सेटअप क्रिएट करना है, सर्वर क्रिएट करने हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो आप वो सारे काम ऑटोमेट कर सकते हो एंसिबल के थ्रू। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हम इसकी एंसिबल की, मैं जो आपको एग्जांपल कराऊंगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट करवाऊंगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये होगा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर एक लोड बैलेंसर, एक डेटाबेस, या हम दो दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक से भी उसका एग्जांपल हो जाती है, इसलिए मैं उसको करूंगा। बिल्कुल है, इसके ऊपर एनजीएनएक्स आएगा, एनजीएनएक्स से रिलेटेड करेंगे, तो वो आएगा, और 2 वेब सर्वर्स हम क्रिएट करेंगे यूजिंग एंसिबल प्लेबुक्स, और उस एंसिबल के थ्रू हम सारा काम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेंगे, और आपको साथ साथ रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन हम प्रॉपर डिप्लॉय करेंगे, तो वहां पर आ जाएगी। लोड बैलेंसर एनजीएनएक्स होगा, डेटाबेस माईसीक्वल होगी, वेब सर्वर अपाची होंगे, तो वो हम सारे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था यहाँ तक का। अब आ जाते हैं एचसीएल के अंदर।
क्योंकि बोल बोल के मेरा भी अच्छा। HCL जो है टेराफॉर्म या टेराफॉर्म के लिए एक किसी भी टूल के लिए कोई खास प्री रैक नहीं है, लेकिन इसके लिए जो प्री रैक है वो मैंने मेंशन करूंगा, वो है एनी क्लाउड। अगर आपके पास किसी क्लाउड का नॉलेज है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर नहीं है तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको बेसिक लेवल AWS नॉलेज जरूर दूंगा, एंड देन आई विल टीच यू कि टेराफॉर्म कैसे काम करता है, टेराफॉर्म कितना इफेक्टिव है, मार्केट में इसकी इस टाइम क्या वर्थ है। अगर आप कभी भी डेवऑप्स की इस टाइम को पोजीशन ढूंढ लो, जिसके पास इन दो टूल्स का नॉलेज है वो इस टाइम छाया हुआ है मार्केट में ऑब्वियसली। और मैंने टेराफॉर्म के थ्रू काफी ज्यादा काम किया है और ज्यादातर मैंने AWS के ऊपर किया है, तो मैं आपको उसी के ऊपर प्रॉपर्ली कराऊंगा भी, बताऊंगा भी, हम डिप्लॉयमेंट्स भी करेंगे हम प्रॉपर्ली तरीके से। इस टूल को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टूल भी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, देखो आपके पास जो है वो पूरी एप्लीकेशन ऑन प्रेमिसेस चल रही थी, आपने उन्हें क्लाउड में मूव कर ली, आपने मल्टीपल वेब सर्वर लगाए हुए, मल्टीपल डेटाबेसेस लगाई, मल्टीपल स्टोरेजेस लगाई हुई है, कैशिंग की सर्विसेज यूज की हुई है, आप लोगों ने अपनी डोमेन्स राउट की हुई है, आपने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का क्रिएट किया हुआ है, पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट्स, आप लोगों ने VPC डिप्लॉय किया हुआ है, NACL डिप्लॉय की हुई है, आप लोगों ने जो है वो इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, आपने ये सारा कुछ कर लिया। अगर आपको मैं कहूँ कि ये दोबारा करो तो शायद आपको 2-4 दिन और लग जाए। आपकी ड्यूटी क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में, भी होता है कि आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोड बना लेते हैं और उस कोड को जिस मर्जी अकाउंट के ऊपर डिप्लॉय करो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 5 मिनट्स बन जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज दी टाइम के जो इस टाइम सबसे ज्यादा ऑन डिमांडेड, जो इस टाइम जो कह सकते हैं कि टूल है या ऑन डिमांडेड इस टाइम मार्केट में सर्विस मांगते हैं, वो ये है टेराफॉर्म। तो ये टूल यूज किया जाता है, हम इसको डिटेल से यूज करेंगे। आपको HCL, अच्छा HCL एक बात याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा इसमें मुझे थोड़ी ट्रिकी ये लगती है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी चैलेंजिंग होंगी, लेकिन HCL क्यों नहीं है, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि HCL की डॉक्यूमेंटेशन ऑसम, ऑसम डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या करेंगे, टेराफॉर्म सपोज दैट कि आपको AWS EC2 इंस्टेंस या S3 बकेट क्रिएट करनी, आपको क्रिएट करनी है, आप यहाँ पर जाएंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको देखिए, मैं कुछ नहीं कोड लिखना, आपको ना आए HCL, आपको HCL आस्ते आस्ते आ जाएगी, अभी भी मुझे भी जीरो से कहें मुझे भी नहीं आती लिखनी, लेकिन बात सिर्फ ये कि आपको यूज करना आना चाहिए। आपने करना क्या है, यहाँ पर तो कोड बड़ी जल्दी अवेलेबल होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना, मैं चला गया हूँ उसकी रजिस्ट्री के अंदर, मुझे रजिस्ट्री में नहीं जाना था, मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना। मेरा एक पूरा का पूरा वेबिनार है टेराफॉर्म के ऊपर, मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर है, यूट्यूब चैनल पे भी यार उज़ैर लिंक दे देना इन्हें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी कि बड़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस पर ये सारा कुछ बताया भी हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन से दिखाना चाहता हूँ, जब कुछ ना मिलना होना तो फिर ऐसी होती है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन। आपको कुछ भी क्रिएट करना है, आप इजीली यहाँ से जाके अपनी टेराफॉर्म की जो है वो कोड को पकड़ोगे, और कोड को पकड़ने के बाद आप उसको सेम टू सेम पकड़ोगे, अप्लाई करोगे, और उसके बाद आपका कोड जो है वो क्या करेगा, आपकी S3 की बकेट क्रिएट कर देगा, आपके लैपटॉप से आपकी S3 की बकेट क्रिएट होगी। मैं कोड लिखे हुए मेंशन किया, मैं ज्यादा नोटिफिकेशन या किसी चीज में नहीं जा रहा था, लेकिन अगर आपको दिखाना भी चाहूँ तो बहुत सिंपल से कोड है, लेकिन ये बड़े जब ज्यादा कोड इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी फाइल बनी जाती है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं तो रेकमेंड करता हूँ, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। HCL स्क्रैच से मैं भी कहूँ तो मैं भी शायद अड़ूंगा लिखने में, लेकिन दिस इज वेरी इजी टू, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो आप इसकी भी हम इंशाल्लाह डिटेल से काम करेंगे, डिटेल से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा नेटवर्क डिजाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। अच्छा, आखिर में आते हैं क्यूबरनेटीज के ऊपर। क्यूबरनेटीज क्या चीज है, क्यूबरनेटीज यार इसका प्री रैक भी मेंशन मैंने करना था, मैंने इसीलिए आपको शुरू में मैंने कहा था कि इसका प्री रैक जो है वो डॉकर है। आप लोगों ने डॉकर जितना अच्छा पढ़ लोगे, उतना अच्छे तरीके से आप जो है वो की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कंटेनराइजेशन के बगैर देखो, अगर आपने एक चीज बनाई नहीं तो उसकी मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, तो कंटेनराइजेशन
डॉकर में सीखोगे, और कंटेनराइजेशन ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो, यानी इसकी मैनेजमेंट जो है वो क्यूबरनेटिस में सीखोगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से कवर करेंगे। क्यूबरनेटिस ज्यादातर हिट है इसलिए क्योंकि कंटेनर्स बंद तो गए, अब आपने सिंगल नोड यानी कि एक मशीन के ऊपर तो काम कर लिया, एक सर्वर के ऊपर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अगर वो सर्वर क्रैश कर जाए तो क्या करोगे? तो सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर आपकी एक सेम एप्लीकेशन, एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल कॉपीज, और मल्टीपल सर्वर पे मल्टीपल कॉपीज कैसे चलेंगी, कैसे मैनेज होंगी, ये सब कुछ हम क्यूबरनेटिस के अंदर, तो ये सारा पार्ट हम लोगों ने क्यूबरनेटिस के अंदर कवर करना है। और इसमें भी YAML यूज होती है, इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल्स लिखी जाती हैं, और वो मैनिफेस्ट फाइल्स ही जो है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है कंटेनर्स की, तो वो हम डिटेल से। गेट क्या होता है? गेट के बारे में बता चुका हूँ, सोर्स कोड मैनेजमेंट या वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो इसलिए होता है कि अगर मल्टीपल डेवलपर्स एक ही क्या नाम है प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है, उनकी लॉगिंग कैसे की जा सकती है, और एक कोड को दूसरे कोड से कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचाया जा सकता है, और यानी कि मल्टीपल वर्जन्स कैसे अपडेट किए जा सकते हैं, और रोल बैक कैसे किए जा सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो गिट के थ्रू होता है। गिट एक टूल है, और ये लिनक्स ही का टूल है। लिनक्स यानी कि गिट को पहली दफा लिनक्स ने बनाया था। लिनक्स एक पर्सन का नाम है, असल में जो लिनक्स है वो एक पर्सन का नाम है, और उसी की जो है प्रोडक्ट में से आता है गिट। तो गिट जो है वो इज अ डिफरेंट थिंग। गिट हब, गिट बिट बकेट, गिट लैब, ये सब डिफरेंट चीजें हैं। गिट और बिट, इसका अगर किसी को वैसे बड़ा कॉमन से क्वेश्चन है, लोग बड़ा पूछते हैं कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है, ये बात देखो। गिट एक CLI है, एक कह सकते हैं ओपन सोर्स आपके पास बैश है, जिसके थ्रू आप जो है वो अपने कोड की मैनेजमेंट करते हो। और ये जो है गिटहब या बिट बकेट या गिट लैब, ये इनको कहते हैं रिमोट रिपोजिटरीज। रिमोट रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि भाई क्लाउड बेस्ड रिमोट रिपोजिटरीज है, क्लाउड में पड़ी हुई है। ये क्लाउड के अलावा भी ऑन प्रीमिसेस भी आ जाती है, गिट लैब को हम सेटअप कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि एक रिमोट रिपोजिटरीज है। आपने कोड अपने लैपटॉप में लिखा, लेकिन कोड मेरा कहीं किसी क्लाउड में पड़ा हो ताकि हम उसको यूज कर सके, तो वो हम गिट पे, गिटहब पे, सॉरी गिटहब पे, बिट बकेट या गिट लैब या किसी पे भी यूज करके हम बेच सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो अब आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते, क्वेश्चन करो, थोड़ी देर मैं भी जरा सांस ले लूं। किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ। और तो मैंने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की, दो चीजें रह गई थी। जेंकिंस का मैंने बता दिया, एंसिबल में भी सारा कुछ है, हम एंसिबल के इंट्रोडक्शन सब कुछ पढ़ेंगे, इसको सेटअप कैसे करना है, डिफरेंट मशीन्स पे कैसे सेटअप करना है, प्ले बुक्स कैसे लिखनी है, लोड बैलेंसर, ये सारा कुछ कैसे काम करना है, रोल्स क्या होते हैं, एंसिबल की प्ले बुक्स कैसे रन किया जा सकता है, जेंकिंस के थ्रू कैसे काम किया जा सकता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। क्यूबरनेटिस का पार्ट थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें काफी कुछ आएगा कि क्यूबरनेटिस क्या है, क्यूबरनेटिस स्वार्म में क्या डिफरेंस आता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, kubectl कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, क्लस्टर्स कैसे मैनेज करते हैं, क्लस्टर्स कैसे क्रिएट होते हैं। इसमें एक पार्ट नहीं लिखा, मैं आपको पूरा AWS के ऊपर क्लस्टर भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, EKS के ऊपर क्रिएट करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है, वर्कर नोड्स कैसे चलती हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो स्टोरेज कैसे मैनेज होती है, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करना, और खुल के करो, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग कर सकते हो, तो क्वेश्चंस के लिए अनम्यूट कर सकते हो। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आया कि इस कोर्स के बाद हम इस एलिजिबल हो जाएंगे कि इंटरव्यू फेस कर सकें? हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, कोर्स के बाद की बात ये है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट, जस्ट एक मिनट आपको, ओके, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हर किसी का है, मुझसे जितने भी आते हैं वो पूछते भी हैं, और ऑब्वियसली अच्छा, कोर्स का जो पढ़ाना ऑब्वियसली इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, कवर करना आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, इंटरव्यू डिफेंड करना मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं इस कोर्स के एंड पे इंटरव्यूज खुद भी लूंगा। वो इंटरव्यू सिर्फ समझ लें कि एक प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को अभी मैं रेट कर सकूं और आप लोगों को भी अपने नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग हो। अब बात करते हैं कि भाई जॉब के अंदर कितना, ये अभी इस कोर्स के इमीडिएटली बाद आप किस जगह पे स्टैंड करेंगे कि आप लोग जो है वो किसी भी जगह पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने ऑनेस्टली जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, तो मैंने इनमें से भी सिर्फ 2 या 3 टूल्स के ऊपर काम किया था। ना मैंने टेराफॉर्म पे कभी काम किया था, ना मैंने क्यूबरनेटिस पे किया हुआ था, वो मैंने बाद में किया। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, 2-3 जगहों पे इंटरव्यूज दिए, 2-3 जगहों पर रिजेक्ट हुए, एक जगह पे कहीं इंटरव्यू में बैठा। AWS मेरा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि AWS मैंने, अच्छा इसमें एक टूल है डेवऑप्स में जो कि लोग, वो मैं अगला सवाल कंसीडर करूंगा, अभी मैं उसको मिक्स नहीं करता।
आप लोग वैसे मुझे याद करा देना कि AWS क्यों नहीं है इसमें, या क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो भी मैं आप लोग से इसमें खुद से ही आंसर करूंगा उसका भी। तो मेरा AWS स्ट्रॉन्ग था, मैंने काम किया हुआ था, मेरे डेवऑप्स के टूल्स ये कवर थे, मैंने जाके इंटरव्यू दिया। और वो अब आप लोग के कॉन्सेप्ट्स इधर से पक्के होंगे, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मैं दूंगा, असाइनमेंट्स मैं दूंगा, अगर आप लोग उसको परफॉर्म कर लेते हो और खुद से लिटरली करते हो तो मेरी टीम भी अवेलेबल होगी, मैं भी अवेलेबल होऊंगा, तो मैं आप लोग अगर अपने इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ये बात याद रखना, आप लोग अपना इंटरव्यू डिफेंड कर लोगे, आप लोग अपने इंटरव्यू डिफेंड करोगे। और एक बात कि आप लोग में से कईयों के माइंड में होगा यार हमारे पास तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं, यानी कि हम लोगों ने कभी डेवऑप्स में काम नहीं किया, तो हम अपनी सीवी में क्या मेंशन करें। तो मैं बात ये करता हूँ कि मेरे जितने प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स अच्छे से करो, उनको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिफेंड कर सकते हो ना, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को अपनी सीवी में मेंशन करो कि भाई मैं अपनी लास्ट कंपनी में ये काम करता रहा। और बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप अपने उस चीज को, जो प्रोजेक्ट मैंने किया उसको डिफेंड कर सकते हो। सपोज दैट कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराता हूँ पूरी CI/CD पाइपलाइन जावा की एप्लीकेशन वाला, जो मैंने भी मेंशन किया, अगर आपने उसको अच्छे से परफॉर्म कर लिया, तो एक बात याद रखें, जावा की एप्लीकेशन हो, चाहे पाइथन की एप्लीकेशन हो, चाहे वो रेक्ट की एप्लीकेशन हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अगर आपने एक एप्लीकेशन कर ली तो आपको पूरे प्रोसेस की समझ आ गई। अगर आपने एक एप्लीकेशन की भी है तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपने जावा की थी तो आपने पाइथन की क्यों नहीं की। आपसे वो जावा की जो आपने CI/CD पाइपलाइन बनाई होगी, उस पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन करे। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने किन स्टेजेस पे काम किया, आपने डॉकर के इमेजेस यूज किए थे कि नहीं, अगर नहीं किए थे तो फिर आप कहाँ डिप्लॉयमेंट करते थे, और फिर कैसे उसकी आपने टेस्टिंग की, टेस्ट केसेस कैसे लिखे, ये चीजें वो चीजें, ये चीजें आपसे पूछे। तो बात ये कि आप अपने इस कोर्स के बाद जितने प्रोजेक्ट्स करोगे, जितनी जितनी असाइनमेंट्स करोगे, उसको अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई दफा ये कहता हूँ कि यार आप अगर सपोज दैट नेटवर्क्स में काम कर रहे हो तो आप उसको अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली मेंशन करो। जब मैं पहली दफा वॉइप से निकला था तो मैंने वॉइप के प्रोजेक्ट्स डाल दिए थे। मैं आपको बताता हूँ मैंने वॉइप का प्रोजेक्ट क्या डाला था। मैंने एक सिर्फ सपोर्टिव लेवल पे हेल्प की थी अपने दूसरी टीम को, कि हमारी जो कॉल सेंटर की रिकॉर्डिंग्स होती थी ना, वो ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर में जाती थी, और सर्वर बाय चांस उस टाइम क्रैश कर गया और सारी रिकॉर्डिंग्स आया हो गई। कंपनी ने डिसाइड किया कि सारी रिकॉर्डिंग्स आज से AWS पे जाएंगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया, मैंने उनको सोल्यूशन दिया कि भाई AWS S3 यूज कर लो, कि अपनी रिकॉर्डिंग्स को S3 बकेट में रखा करो, वो स्टोरेज अच्छी है और वो AWS मैनेज करता है, तो हम वहां पर मूव करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। डिप्लॉयमेंट और लेवल पे मेरा सिर्फ मशवरा था, काम दूसरी टीम ने किया, लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं, मैंने जितना उस प्रोजेक्ट को कैश किया है ना, उतना शायद उस जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की थी उन्होंने भी नहीं किया। मुझे पता था कि यार ये क्या कर रहे हैं। वो करते थे रात को एक क्रॉन जॉब लिनक्स का बैश का स्क्रिप्ट लिखा था, रात को क्रॉन जॉब चलती थी, वो लोकल लैपटॉप से सारा डेटा उठाती थी, यानी लैपटॉप कह रहा हूँ सॉरी, सर्वर से डेटा उठाती थी और S3 पे उसको सिंक कर देती थी। और ये क्रॉन जॉब डेली चलती थी रात को नॉन प्रोडक्शन आवर्स में। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को अपने इंटरव्यू के अंदर डाल दिया, अपने उसके अंदर डाली कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मुझसे पूछे कि भाई मुझे वो बैश स्क्रिप्ट कैसे लिखा है, बैश स्क्रिप्ट लिख सकता था। मुझसे ये पूछते कि S3 की बकेट कैसे क्रिएट हुई, मुझे पता था कैसे क्रिएट हुई। मुझसे ये पूछते कि S3 बकेट के अंदर जाके डाटा कैसे सिंक होता था, मैं उसका बता सकता था। तो ये चीजें मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मैंने उसको डाल दिया। एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट, उसके बाद मैं उसको मैं बता रहा हूँ मेरी जॉब इसी तरह से स्टार्ट हुई। लेकिन ये नहीं कि मुझे कई जगहों पे, एक दो जगहों पे रिजेक्शन भी इस चीज में इंटरव्यू में ही हुई। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द थिंग, जिस जहां पर आपको स्टेप्स लेने हैं, हटना नहीं है उस चीज से। तो आप मेरे कोर्स में पढ़ाई हुई चीजों को अपने इंटरव्यू के अंदर, अपनी CV के अंदर, रिज्यूमे के अंदर उसको ऐड कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को डिफेंड कर सकते हो। इसीलिए कहना कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं जरूर दूंगा, उसके अंदर आप जाके इंटरव्यूज दे सकते हो। और यही क्वेश्चन होते हैं, मैं इंटरव्यू रेगुलर लेता हूँ। मैंने भी काफी सीनियर पोजीशन के लिए मेरे से लास्ट वीक में इंटरव्यू लिया है, तो इसलिए मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हुआ जो मैंने चीज़ें बताई हैं। बिल्कुल, मैं क्यूबरनेटिस में पूरी कोशिश होगी, मैं आपको एक दो प्रोजेक्ट एंड पे जरूर करूँ, एक तो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक दो साथ में भी कोई असाइनमेंट में भी दे दूँ ताकि आप लोग कर सकें, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड होगा। ड्यूरिंग द कोर्स हाउ वी कैन गेट। अच्छा, आसिफ ने पूछा हुआ कि स्टक अगर होते हैं हम कोर्स पे तो क्या हम करेंगे। देखें, कोर्स की जितने भी सेशन है, आज का सेशन भी रिकॉर्डेड है, मेरे तमाम कोर्स के तमाम सेशन रिकॉर्डेड होंगे, आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगी। उस पर जो इसका पोर्टल होगा LMS, उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मीनवाइल उसके साथ हेल्प भी चाहिए होगी तो ऑब्वियसली मैं, मेरी टीम अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे हम हमेशा के लिए अवेलेबल है। और मैंने कम्युनिटी का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, शायद आप लोग में से अगर कोई नहीं है तो वो मेरे
नंबर पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, मैं उनको ऐड कर देता हूँ। AWS और DevOps कम्युनिटी का एक ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे और प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं। हम आपको क्यूरी आप वहाँ पर डालते हो, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे, मैं भी होऊंगा, मेरी टीम भी होगी, हम एक दूसरे की हेल्प वहाँ पर करते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक हैंड रेज हुआ है तैयब का। तैयब आप क्वेश्चन कर लो पहले, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जी सर, हम डॉकर टू कुबरनेटिस माइग्रेशन भी इसमें सीखेंगे? डॉकर टू कुबरनेटिस की बिल्कुल माइग्रेशन इस तरह से तो नहीं है। इस तरह से होती है कि हम इमेजेस बना लेते हैं, हम इमेज बेस पे काम करते हैं ना। इमेज बेस का मतलब ये है कि हमने इमेज बनाना सीख लिया डॉकर में, अब हम उसी इमेज को यूज करेंगे और उससे जो है वो डिप्लॉयमेंट करेंगे ऑन कुबरनेटिस, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वही बन जाए। ठीक है, और हम एक पे नहीं करेंगे, हम 2-3 मशीन के ऊपर करेंगे, डॉकर में अगर हमारा ओके मीन टू से डॉकर का कंटेनर चल रहा है, उसका इमेज बिल्ड करके तो उसको हम देन जाके कुबरनेटिस में रन कर लेंगे। बिल्कुल, उसका इमेज हम पुश कर लेंगे ECR में या डॉकर हब पे, और उस इमेज की बेस पे फिर हम कुबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल में उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसको। ऑलराइट सर, और सर कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क ही होंगे या कुबरनेटिस सिक्योरिटी को भी टच करेंगे हम? सिक्योरिटी का पार्ट थोड़ा कम है ऑनेस्ट स्पीकिंग, क्योंकि सिक्योरिटी पार्ट जहां जहां जो बेस्ट प्रैक्टिस होंगी वो मैं जरूर बताऊंगा। सिक्योरिटी ये जरूर है कि हम लोगों ने कैसे जो है उसकी क्या नाम है सिक्योर करना है, वो बेसिक लेवल की, एप्लीकेशन लेवल की या कोड्स लेवल की हम सिक्योरिटी जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हम उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। जो असल सिक्योरिटी होती है वो सर्वर की होती है, यानी कि जो लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी यूज हो रही है, असल सिक्योरिटी वो है। अगर आपने वहां पर अच्छा, या क्लाउड में अगर चलेंगे तो क्लाउड पे, जिस तरह AWS के अंदर मैं बात करूं तो AWS में अगर आपने सिक्योरिटी अच्छी इंप्लीमेंट किया तो सर्वर लेवल पे आपकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। आपने NACL प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है AWS के अंदर, आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रॉपर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, और फिर नीचे जाके फायरवॉल्स अच्छी कॉन्फ़िगर की हुई है, तो फिर आपकी सिक्योरिटी पूरी सिक्योर है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच जी। और अच्छा किसी का क्वेश्चन, हाँ ये तैयब ने मेंशन, ये तैयब ही था, सॉरी टू से बाय मिस्टेक मैं शायद मिक्स कर गया। वो जो नंबर किसी ने शेयर किया हुआ था वो भी कर सकते हैं, वो अपना ये, वैसे मैं नंबर इस तरह से याद नहीं थे मुझे, तो मैंने वो शायद चेक कर दिया पहले। तो दानिश बिल्कुल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली होंगे। अच्छा लिखा वैसे, हाँ आप में से लोकल इन्वायरमेंट पे बिल्कुल, मेरा ये कोर्स AWS डिपेंडेंट नहीं है, साथ में लेता हूँ क्वेश्चन आपका। AWS डिपेंडेंट नहीं है ये कोर्स, जो है वो पूरा का पूरा आपका लोकल पे भी चलेगा, लोकल इन्वायरमेंट पे भी आप काम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये होगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा कि मैं अपना जितना भी कोर्स कंटेंट है वो मैं किसी AWS सर्वर पे पढ़ाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं, मुझे बार बार सर्वर चलाना या बंद करना नहीं पड़ेगा। मेरे पास क्या होगा, मैं जैसे आप लोग क्लास स्टार्ट होगी कल से, मैं उस पर सर्वर ऑन करके काम करा लिया करूंगा, क्लास के बाद मैं सर्वर बंद कर दूंगा, अगली क्लास में मैं उसको ऑन कर लूंगा। तो मेरे पास एक पूरा कोर्स एक ही सर्वर पे रहेगा, तो मैं इसलिए शायद उसको यूज करूंगा। आप लोग लोकल इन्वायरमेंट भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यूज करूंगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Ubuntu यूज करूंगा। आप लोग भी अगर Ubuntu यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज CentOS भी अवेलेबल होगा। और तैयब और उजैर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनको जितनी हेल्प चाहिए हो इस एनवायरनमेंट को सेटअप करने में, वो प्लीज आप लोगों ने जरूर करनी है। तो वो उसके लिए आप लोगों ने प्लीज कर लेना। साद आपका क्वेश्चन। सर सपोज आप तो सारा कुछ जो करवाएंगे वो लाइनक्स बेस्ड करवा रहे हैं, अगर कोई एप्लीकेशन किसी क्लाइंट की, लाइक हमारा एक क्लाइंट है उसका सब कुछ ही ओवर द इन ऑन प्रेमिसेस है, उसमें कुछ चीजें सिर्फ पब्लिकली एक्सपोज्ड हैं और सारा माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है, वो अगर कहे कि मुझे सपोज वर्जन कंट्रोल मेरी प्रेमिसेस में चाहिए, बाकी आप जो मर्जी करें, हाँ तो उस सिनेरियो में फिर कैसे किया जा सकता है? हाँ, मैं बता देता हूँ इसका। असल में हम विंडो पे नहीं काम कर रहे हैं ऑनेस्टली, विंडो के प्रोजेक्ट्स होते भी कम है, और उसकी जो है ना विंडो बेस पे इसमें कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, विंडो पे अगर किसी ने ज्यादा काम किया हुआ है। लेकिन मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट्स कंपनीज में है भी कम, बहुत कम लिमिटेड कंपनीज करती हैं। अच्छा जहां तक बात है, साथ में ये कहा है कि अच्छा अगर उसको रिपोजिटरीज या वर्जन कंट्रोल सेटअप करना है तो ऑब्वियसली मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। हम जब गिट और गिटहब पे काम करेंगे तो हम लोग ऑनलाइन या रिमोट रिपोजिटरी सीख लेंगे, लेकिन गिट लैब का कोड वो ओपन सोर्स है और उसका कोड पूरा का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप उसको डाउनलोड करो, अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करो, और फिर उनको एक लोकल एनवायरनमेंट बना के दे दो कि भाई ये आपकी रिपोजिटरी है। तो लोग गिट लैब को बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो लोकली भी डिप्लॉय हो जाता है, तो आपके ऑन प्रेमिसेस एक रिपोजिटरी बन जाती है, वर्जन कंट्रोल बन जाता है। ठीक है। वो भी है।
बाकी विंडो से रिलेटेड सॉरी इसमें नहीं है ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि वो डिमांड नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं। तो इसको इतना बड़ा किया जा सकता है कि ये ही कोर्स कंटेंट जो है वो 3.5 माह में कवर होना है। अगर मैं इसको और चीज़ें ऐड करूँ तो ऑब्वियसली फिर बहुत टफ हो जाएगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज फिर हम सेशन खत्म करेंगे। कल इंशाल्लाह हम लिनक्स से स्टार्ट करेंगे। जिसकी लिनक्स स्ट्रॉन्ग है वो ज्वाइन करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। और अगर ना भी करे तो ये याद रखना कि डॉकर से आप लोगों ने जरूर करना है। क्लास कल से स्टार्ट होगी, सैटरडे, एवरी सैटरडे एंड संडे फॉर 3.5 मंथ्स, ये रेगुलरली चलती रहेगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक दे दिया हुआ है। और जो क्लास टाइमिंग होगी वो कल से 1 बजे होगी, 1 PM के ऊपर होगी। ग्रुप के ऊपर इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगी। और 2 आवर्स का सेशन होगा या 1.3 आवर्स का सेशन होगा, यानी 1.5 का, सॉरी 1.5 घंटे या 2 घंटे का सेशन होगा। देख लेंगे दानिश, लेकिन कल एक दफा 1 PM पे करते हैं, बाकी फिर हम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा, आपने काफी इंटरेक्टिवली किया है। मैं काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं, काफी ज्यादा आप लोगों ने, वहीद आपने भी परेशान नहीं होना, मुझे आइडिया है क्योंकि विंडो पे ज्यादा काम किया हुआ आप लोगों ने। लेकिन ये कि ऑब्वियसली मेरा सारा कोर्स कंटेंट सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होगा और आप लोग इंशाल्लाह समझ आएंगी चीजें। बस आप लोगों ने इन टच रहना है, चीजें करते रहना है, कोई चीज असाइनमेंट साथ देनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके।